डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से फिक्शनल है और सिर्फ एंटरटेनमेंट के मकसद से लिखी गई है। इस कहानी के सभी कैरेक्टर, नाम, जगह और घटनाएं लेखक की कल्पना है। अगर कहानी का कोई भी हिस्सा किसी जीवित या मृत व्यक्ति, किसी असली घटना या किसी संस्था से मिलता जुलता लगता है तो इसे महज एक कोइंसिडेंस समझा जाए। हमारा इरादा किसी भी जाति, धर्म, कम्युनिटी, संस्था या किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को हर्ट करना या किसी का अपमान करना बिल्कुल नहीं है। कृपया इस कहानी को खुले दिमाग से सुनें और सिर्फ मनोरंजन के तौर पर लें। यह कहानी सिर्फ 18 साल से ऊपर दर्शकों के लिए है। इसमें एक्शन, हिंसा, डार्क थीम्स और इंटेंस सीन शामिल हो सकते हैं जो कुछ लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। ये पूरी तरह फिक्शनल है और इसका असल जिंदगी से कोई संबंध नहीं है। अगर आप 18 साल से कम हैं तो कृपया इसे न सुनें। एपिसोड 341 हेवनली थंडर एग्जीक्यूट्स डेमन्स। बूम बूम बूम। साइकिक ग्रेनेड कैंप के सामने फट पड़े। लाल आग की लपटें आसमान तक उठ गईं। शॉकवेव्स मलबे और डेमोनिक ची को उछालते हुए सींग वाले डेमन्स की चार्ज को कुछ पल के लिए रोक पाईं। उसके तुरंत बाद फायरबॉल, आइस शार्ड्स, विंड ब्लेड और तरह तरह की स्पिरिचुअल एबिलिटी मैजिक बारिश की तरह टूट पड़ी, डेमन हॉर्ड में जगह जगह गैप बनाते हुए। रॉर। सींग वाले डेमन्स की दहाड़ से हवा कांप उठी। उनकी काली स्केल्स विस्फोटों की रोशनी में भूतिया चमक रही थीं। इतना सब होने के बावजूद वे ज्यादातर डैमेज झेल गए। टूटे मलबे के टुकड़े उनकी स्केल्स के बीच फंस गए, पर वे जैसे दर्द से अनजान थे। मोटे कठोर खुर जमीन रौंदते हुए आग और बर्फ को चीरते आगे बढ़े, जैसे आर्मर्ड रथ सीधे कैंप की ओर दौड़ रहे हों। सबसे आगे वाले डेमन्स की नथनों से काला धुआं निकल रहा था। उनके अर्धचंद्राकार सींग जहरीली हरी रोशनी से चमक रहे थे। ये टियर 5 डेमन्स की खास पहचान थी। ये देखकर शेन जुआन का दिल बैठ गया। तीसरी बटालियन में अब उसके अलावा सिर्फ 2 टियर 5 स्पिरिचुअलिस्ट बचे थे। दूसरा लू शेंग था, लेकिन एक मर्सनरी होने के नाते बिना किसी ब्लड लाइन के आशीर्वाद के लू शेंग का समान टियर के डेमन से भिड़ना लगभग डेथ सेंटेंस था। हवा में एक हल्की सी सांस घुल गई। शेन जुआन की आंखों की आखिरी झिझक गायब हो गई। उसने अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड कसकर पकड़ ली। धुंधली रोशनी में ब्लेड ठंडी चमक दे रहा था। वो डिफेंसिव लाइन से सबसे पहले बाहर निकल गया। स्वूश। अर्धचंद्राकार फ्रॉस्ट स्वॉर्ड ची आगे लहराई। उसके गुजरते ही हवा में बारीक बर्फ के कण तैर गए, लेकिन टियर 5 डेमन्स ने बस एक कदम आगे बढ़ाया। उनकी डेमोनिक ची काली लहर की तरह उफन कर टकराई। कड़क की आवाज के साथ ठंडी ऊर्जा चकनाचूर हो गई। पीछे खड़े स्पिरिचुअलिस्ट्स पागलों की तरह साइकिक ग्रेनेड फेंकने लगे, मंत्र कास्ट करने लगे, फ्रंट लाइन को बचाने की पूरी कोशिश में। विस्फोटों ने पीछे की पंक्ति में खून की धुंध बना दी। लो लेवल डेमन्स के हाथ पैर बारिश की तरह गिरे, लेकिन इतनी विशाल सेना के सामने ये नुकसान कुछ भी नहीं था। वे फिर भी काली ज्वार की तरह बढ़ते आए। खुरों की धमक से जमीन कांप उठी, जैसे अगले ही पल पूरा कैंप चकनाचूर हो जाएगा। आखिरकार दोनों पक्ष क्लोज कॉम्बैट में भिड़ गए। 6 टियर 5 डेमन्स लोहे के टावर की तरह खड़े होकर शेन जुआन और लू शेंग को बीच में घेर चुके थे। बाकी डेमन्स बांध टूटने जैसी रफ्तार से पूरे कैंप में फैल गए। स्पिरिचुअल एनर्जी की किरणें और डेमोनिक ची के पंजे आपस में उलझ गए। चीखें लगातार गूंजने लगीं। धड़ाम धड़ाम। सींग वाले डेमन्स की स्केल्स असामान्य रूप से कठोर थीं। समान टियर के स्पिरिचुअलिस्ट्स की तलवारें बस हल्की सी सफेद रेखा छोड़ पाती। इसके उलट इंसानी योद्धा अगर उनके लोहे जैसे मुक्के से जरा भी छू जाते तो हड्डियां टूट जाती। एक जवान सैनिक ने अभी विंड ब्लेड से एक डेमन का कान काटा ही था कि अगले पल उसका सीना एक मुक्के से धंस गया। वो पत्ते की तरह उछल कर गिरा। अंदर से हड्डियों के टूटने की दबती आवाज आई। ओल्ड ली। संभल के। लू शेंग की आंखें खून सी लाल हो गईं। उसने देखा उसके साथ लड़ने वाले 2 भाई डेमन्स के खुरों तले कुचल गए। उसके सीने पर जैसे पहाड़ रख दिया गया हो। वो दौड़ना चाहता था, लेकिन 2 टियर 5 डेमन्स ने रास्ता बंद कर रखा था। हर बार रोकते ही उसकी बाहें सुन्न पड़ जाती। हथेलियों से खून टपक कर ब्लेड पर गिरता और सुलगने लगता। उधर शेन जुआन की हालत और भी खराब थी। ब्रॉन्ज लेवल फ्रॉस्ट ब्लड लाइन के सहारे वो 4 टियर 5 डेमन्स को मुश्किल से रोके हुए था, लेकिन उसकी स्वॉर्ड ची की बर्फीली जालियां हर टक्कर में टूट जाती। जब भी वो फ्रॉस्ट एनर्जी जमा कर उन्हें फ्रीज करने की कोशिश करता, डेमन्स अपने सींगों से उसे जोर से टक्कर मारते। उसके अंदर की ची और खून उफन पड़ते। होठों से खून रिसने लगा। उसकी ताकत तेजी से खत्म हो रही थी। फ्रॉस्ट शील्ड लगभग पारदर्शी हो चुका था। पफ्ड। आखिर लू शेंग टिक नहीं पाया। एक डेमन ने मौका देखकर उसका सीना मुक्के से तोड़ दिया। वो टूटी बोरी की तरह उड़कर चट्टान से जा टकराया। सीना अंदर धंस गया। खून और हड्डियों के टुकड़े बाहर निकले। लू शेंग। शेन जुआन का ध्यान भटका और उसी पल उसके कंधे का मांस हड्डी तक चीर दिया गया। डेमोनिक ची उसके शरीर में घुसकर नसों को जहर की तरह कुतरने लगी। पूरा कैंप मानो धरती का नरक बन चुका था। किसी का गला सींग से आर पार हो गया, कोई खुरों तले चिपट गया।
मेडिकल टेंट तोड़ दिया गया। घायल लोग अंधेरे में निगल लिए गए। शेन जुआन के दिल में बची आखिरी उम्मीद भी बुझने लगी। उसे पता था अब ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। डायरेक्टर यान की मदद शायद कभी नहीं आएगी, यही उनकी कब्र है। बूम! उसी पल जब सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी, काले बैंगनी बादलों में अचानक दरार पड़ गई। दरार से चकाचौंध कर देने वाली बैंगनी रोशनी फूट पड़ी। पूरा आसमान जैसे एमेथिस्ट रंग में रंग गया। वो क्या है? कोई चिल्लाया। अगले ही सेकंड आसमान बैंगनी बिजली से भर गया, जैसे आकाशगंगा उलटकर धरती पर गिर रही हो। ये बिजली बेतरतीब नहीं थी, मानो आंखों वाली दिव्य सजा के भाले हों। हर एक सीधा सींग वाले डेमंस पर गिरा। जमीन छूते ही बैंगनी बिजली फटी और कई मीटर का थंडर सर्कल बन गया। बिजली की लकीरें जिंदा सांपों की तरह उनकी स्केल्स पर लिपट गईं। कड़क कड़क जलने की डरावनी आवाजें गूंज उठीं। जो स्केल्स स्पिरिचुअल मैजिक झेल सकती थीं, वे बैंगनी बिजली के सामने कागज की तरह जलने लगी। जहां जहां बिजली गई, मांस तुरंत काला पड़ गया। एक टियर 5 डेमन ने मुक्का उठाया ही था कि 3 बिजली की धाराएं एक साथ उस पर गिरीं। उसका विशाल शरीर भट्ठी में डाली लोहे की सिल्लियों की तरह पिघलकर राख बन गया। सिर्फ एक वेव में 70% डेमन्स गायब हो गए। बाकी डेमन्स डर से पीछे हटे। उनकी आंखों की हरी चमक अब दहशत से भरी थी। दूसरी वेव और भी भयानक थी। बिजली का जाल बनकर बाकी डेमन्स को घेर लिया। टियर 5 डेमन्स भी तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़े। कुछ ही सांसों में पूरी डेमन सेना राख में बदल गई। आसमान में खड़ा वो व्यक्ति धीरे धीरे नीचे उतरा। काले कॉम्बैट सूट में लंबा कद, सख्त चेहरा, शांत आंखें। उसके चारों ओर बैंगनी बिजली आज्ञाकारी पालतू की तरह घूम रही थी। उंगलियों पर नाचती थंडर की धाराएं। उसकी आंखों में वही बिजली चमक रही थी, मानो धरती पर उतरा कोई थंडर गॉड हो। वो जमीन पर उतरा और तीसरी बटालियन के बचे लोगों पर नजर डाली। क्या आप शेन जुआन हैं, कैप्टन शेन? उसकी आवाज शांत थी, हल्की गर्माहट के साथ। उसकी हथेली से हरी रोशनी फैली, जैसे वसंत में मिट्टी चीरकर नई कॉम्पल निकलती है। जीवन ऊर्जा पूरे कैंप में फैल गई। घावों पर नई चमड़ी उगने लगी, टूटी हड्डियां जुड़ने लगीं। डेमोनिक ची शुद्ध हो गई। लू शेंग ने नीचे देखा। उसका धंसा सीना वापस नॉर्मल हो रहा था। अंदर की सारी गड़बड़ची साफ हो चुकी थी। जिनके हाथ कट चुके थे वहां नई भुजाएं उगाईं। जिनकी आंखें खो चुकी थीं, उनमें फिर रोशनी लौट आई। मेरा हाथ वापस आ गया। एक जवान कांपती आवाज में रो पड़ा। लू शेंग खड़ा हो गया, सीने का दर्द गायब, शरीर पहले से ज्यादा ताकतवर। शेन जुआन के घाव भी भर चुके थे। उसने गहरी सांस ली। मैं शेन जुआन हूं। क्या मैं जान सकता हूं आप कौन हैं? उस व्यक्ति के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। ची जिन बैटल ग्रुप, 3री बटालियन का नया कमांडर चिंतियान। एक पल को पूरा कैंप सन्न रह गया। फिर सबकी आंखों में बेहिसाब खुशी चमक उठी। एपिसोड 342, सोल्जर्स असेंबल्ड। कैंप कमांडर चिन। कैंप कमांडर चिन। जिंदा बचे योद्धा एक एक करके उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए। उनकी आंखों में एक्साइटमेंट थी, मौत के मुंह से बच निकलने की राहत थी, और साथ ही एक गहरी श्रद्धा भी। बैंगनी थंडर की गूंज अभी तक उनके दिमाग में थी। हीलिंग लाइट की गर्माहट अभी भी हाथ पैरों में बह रही थी। सोल्जर्स के लिए इससे बड़ी सिक्योरिटी और क्या हो सकती थी कि उनका लीडर खुद आफत को कुचल दे। नए कैंप कमांडर ने बस कुछ ही पलों में सींग वाले डेमन्स को मिटा दिया, और उसकी हरी रोशनी तो कटे हुए हाथ तक वापस उगा सकती थी। उसकी ताकत और स्टाइल ने सबके दिल में सिक्योरिटी का एहसास गहरा कर दिया। कैंप कमांडर चिन, मेरा नाम लू शेंग है। मैं 3री बटालियन की पहली कंपनी का कैप्टन हूं। लू शेंग सीधा खड़ा हुआ। उसका सीना अब पूरी तरह ठीक था। वो आगे बढ़ा और झुककर गहरा सलाम किया। मैं सभी भाइयों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अगर नए कैंप कमांडर वक्त पर नहीं आते तो 3री बटालियन पूरी तरह खत्म हो जाती। शायद लाशें भी सही सलामत नहीं बचतीं। इतना ही नहीं, जिनके हाथ कट गए थे वे फिर से खड़े थे। जिनकी टांगें टूट गई थीं वे चल रहे थे। जिनकी आंखें अंधी हो चुकी थीं उनमें फिर रोशनी लौट आई थी। यह एहसान पहाड़ जैसा भारी था। चिंतियान ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया। थैंक यू की जरूरत नहीं। अपने लोगों को बचाना मेरा काम है, और अगर तुम लोग जान लगाकर नहीं लड़ते तो मैं भी यहां तक नहीं पहुंच पाता। ये कहकर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। लगभग 200 लोग थे, उम्मीद से काफी कम। कैप्टन शेन, क्या 3री बटालियन में बस इतने ही लोग बचे हैं? शेन जुआन के चेहरे की खुशी थोड़ी फीकी पड़ी। उसकी आवाज भारी हो गई। पहले हम 500 से ज्यादा थे। कई लड़ाइयों के बाद अब आधे से भी कम बचे हैं। बात करते हुए उसने हल्की नजरें फेर लीं। कुछ बातें वो खुलकर नहीं कह सकता था। अगर ऊपर से गलत कमांड न मिली होती तो नुकसान इतना भयानक नहीं होता। समझ गया। चिंतियान की आंखें हल्की सी सिकोड़ी। फिर उसने सबको देखकर कहा, मेरे साथ लगभग 200 और योद्धा आ रहे हैं।
वे बस पहुंचने ही वाले हैं। डेमन सप्रेशन एबिस में घुसने के बाद वे पहले चीजिन बैटल ग्रुप हेडक्वार्टर पहुंचे थे, फिर सीधे तीसरी बटालियन की तरफ निकले। रास्ते में चिंतियान ने यहां डेमोनिक एनर्जी की हलचल महसूस की और पहले अकेले आगे आगे आ गया। 200 और योद्धा, सुनते ही सबकी आंखें चमक उठीं। इस जगह एक इंसान भी ज्यादा हो तो जिंदा रहने का चांस बढ़ जाता है। लू शेंग हंस पड़ा, कमाल है, अब तो हमारी तीसरी बटालियन सच में सांस ले पाएगी। शेन जुआन ने भी राहत की सांस छोड़ी। कुछ ही देर बाद दूर से कदमों की एक साथ गूंज सुनाई दी। ये डेमन्स के खुरों की अफरातफरी नहीं थी, ये भारी कवच की जमीन से टकराने की ठक ठक थी। ठोस, अनुशासित, दमदार। वे आ गए। सबने मुड़कर देखा। काले हेवी आर्मर में मजबूत योद्धा आगे बढ़ रहे थे। आर्मर प्लेट्स की रगड़ से धातु की आवाज हवा में गूंज रही थी। उनके हाथों में विशाल कुल्हाड़ियां, लंबे भाले, बड़े सेबर थे। कवच की दरारों में सूखा खून जमा था। साफ था कि वे अभी अभी लड़ाई से निकले हैं। हर एक की आंखों में ठंडी दृढ़ता थी। सबसे आगे एक हाफ बीस्टमैन था, करीब 3 मीटर लंबा। भुजाएं नॉर्मल इंसान की जांघों से मोटी, खुली त्वचा पर भूरे फर। हर कदम पर जमीन हल्की कांपती। उसके कंधे पर दरवाजे जितना बड़ा कुल्हाड़ा था। उसके बगल में एक बेहद खूबसूरत महिला थी। टाइट कॉम्बैट सूट में उसका फिगर और भी उभर रहा था। उसकी उंगलियों पर लिपटा सिल्वर स्पाइडर सिल्क धूप में चमक रहा था। होठों पर हल्की मुस्कान, लेकिन आंखें ठंडी और खतरनाक। एक और आकृति पास चल रही थी। बर्फ जैसे सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे। काले आर्मर के साथ तीखा कॉन्ट्रास्ट। कंधे पर भारी झांशो सेबर। चेहरा भावहीन, लेकिन नजरें बाज जैसी तेज। यही हैं कैंप कमांडर चिन के रीइंफोर्समेंट। तीसरी बटालियन के लोग जोश में आ गए। साफ था कि ये एलाइट सोल्जर्स हैं। मुख्य दल चिंतियान के सामने आकर रुका। पॉइजन्स विडो आगे बढ़ी। बॉस, रास्ते में कुछ डेमन्स मिल गए थे, इसलिए थोड़ा लेट हो गए। बॉस, ये शब्द सुनते ही कई सोल्जर्स ने एक दूसरे को देखा। होठों पर अजीब मुस्कान आ गई। लीजन में आमतौर पर रैंक से बात होती है, ऐसा थोड़ा पर्सनल टाइटल सबको हैरान कर गया। लू शेंग ने बगल वाले को कोहनी मारी। चिंतियान ने सबकी नजरें देख लीं। उसने पॉइजन्स विडो की तरफ देखा और हल्का खंखारा। आर्मी में ड्यूटी के दौरान पोजीशन से एड्रेस करो। पॉइजन्स विडो की भौं हल्की उठी। वो जानबूझकर और सीधी खड़ी हुई। यस, कैंप कमांडर। तीसरी बटालियन फिर से संगठित हुई। चिंतियान ने पहले कैंप की हालत देखी। कैंप बेहद साधारण था। कुछ टेंट मुश्किल से घायलों को ढक पा रहे थे। बाकी सोल्जर्स जमीन पर सोते थे। खाना और पानी भी लिमिटेड था। सप्लाई टाइम पर मिलती है? उसने शेन जुआन से पूछा। शेन जुआन ने सिर हिलाया। हाल में बहुत अनस्टेबल है। पिछली सप्लाई 10 दिन पहले आई थी। ये सुनकर चिंतियान की भौहें सिकुड़ी। हेडक्वार्टर के वेयरहाउस तो भरे पड़े थे। हथियार, राशन, सब कुछ काफी था। तो फिर यहां कमी क्यों? क्या तीसरी बटालियन को जानबूझकर साइडलाइन किया जा रहा है? उसे सप्लाई की चिंता नहीं थी। उसके स्पिरिट स्पेस में सामान पहाड़ जैसा जमा था। लेकिन अगर हेडक्वार्टर से पंगा है तो ये बड़ी समस्या है। कैप्टन शेन, कैप्टन लू, जरा इधर आइए, मुझे डिटेल में हालात जानने हैं। वो दोनों को अलग ले गया और विस्तार से पूछताछ करने लगा। उधर लाइजन ऑफिसर ने हेडक्वार्टर को सारी जानकारी भेज दी। कुछ देर बाद चीजिन बैटल ग्रुप के कम्युनिकेशन ऑफिस में लाइजन ऑफिसर ने रिपोर्ट दी। ग्रुप लीडर यान सॉन्ग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है तीसरी बटालियन को एक दिलचस्प कैंप कमांडर मिला है। उसने डिप्टी से पूछा, क्या एजोर वुड स्टार रियल में कोई चिन फैमिली है, थंडर एलिमेंट ब्लडलाइन वाली? डिप्टी ने सोचकर सिर हिलाया। सिल्वर या उससे ऊपर की फैमिलीज में तो नहीं। फिर उसने फाइल देखी। चिंतियान, 7th ब्यूरो का कर्नल ऑफिसर, टियर 5 स्पिरिचुअलिस्ट, फैमिली बैकग्राउंड खाली, शायद आम बैकग्राउंड से आया है। यान सॉन्ग ने ठुड्डी सहलाई। चाहे जो भी हो, काबिल कैंप कमांडर आ गया है। अब मेरी प्लान और भी मजबूत हो गई है। एपिसोड 343, डेमन फिजिक हार्डनिंग। चिंतियान अस्थायी तौर पर जोड़े गए पत्थरों के पास बैठ गया और इशारे से शेन जुआन और लू शेंग को भी बैठने को कहा। तुम दोनों तीसरी बटालियन चीजिन बैटल ग्रुप और 6th बैटल जोन की ओवरऑल सिचुएशन बताओ। शेन जुआन ने सोचकर धीमी आवाज में शुरू किया। पहले बैटल जोन की बात करता हूं। हमारे 6th बैटल जोन के कमांडर हैं शाओ युनशेंग, असली टियर 8 पावर हाउस। अभी डेमन एबिस की 3rd फ्लोर पर हाई टियर डेमन्स को दबाए हुए हैं। पूरे जोन की डिफेंस स्ट्रेटजी वही संभालते हैं। शाओ युनशेंग का नाम लेते ही उसकी आंखों में सम्मान झलक गया। जब तक कमांडर शाओ हैं, हमारी डिफेंस लाइन किसी तरह टिकी हुई है। लू शेंग ने साइड से जोड़ा, आवाज में गुस्सा साफ था। हमारे जैसे सैकड़ों बैटल ग्रुप हैं यहां। जिन बैटल ग्रुप तो रैंकिंग में भी ऊपर नहीं है, मिड टू लो लेवल में आता है। पूरे ग्रुप में 8 बटालियन होनी चाहिए, फुल स्ट्रेंथ 5000 की। लेकिन अब मुश्किल से 3000 लड़ने लायक बचे हैं।
शेन जुआन की आवाज और धीमी हो गई। कमांडर यान सॉन्ग 3 महीने पहले आए। गोल्डन ब्लडलाइन फैमिली से हैं। आते ही 500 एलाइट साथ लाए। पुराने कमांडर एक रेड में मारे गए और यान सॉन्ग ने जगह ले ली। मुझे तो लगता है वो इंतजार ही कर रहा था, लू शेंग ने जमीन पर थूकते हुए कहा। वो पूरा अपॉर्चुनिस्ट है। उसके आसपास सारे ब्लडलाइन फैमिली वाले हैं, बढ़िया इक्विपमेंट, अनलिमिटेड सप्लाई। हार भी जाएं तो कुछ नहीं होता, लेकिन हम जैसे ग्रासरूट लोग, उसकी नज़र में हम बस डिस्पोजेबल हैं। उसकी मुट्ठियां कस गईं। हमारे पिछले बटालियन कमांडर शू शियोंग को देखो, असली मर्द था। जान जोखिम में डालकर मिलिट्री मेरिट कमाई, फिर जाकर ब्लडलाइन पोशन एक्सचेंज किया और ब्रॉन्ज ब्लडलाइन हासिल की। यान सॉन्ग की हरकतें बर्दाश्त नहीं होती थीं उसे। मीटिंग में खुलकर भिड़ जाता था। शेन जुआन ने लंबी सांस ली। पिछली बार जब डेमन स्ट्रांगहोल्ड पर अटैक की बात हुई, कमांडर शू ने कहा कि मैन पावर कम है, अभी जाना मतलब मरना। लेकिन यान सॉन्ग ने मिलिट्री ऑर्डर डिसोबे करने का आरोप लगा दिया। आखिर में आधी बटालियन लेकर घुसे और वापस नहीं आए। चिंतियान की आंखों में ठंडक उतर आई। तो इस बार तुम्हें इस स्ट्रांग होल्ड पर मरने तक डिफेंड करने का ऑर्डर भी उसी का था? बिल्कुल, लू शेंग ने दांत भींचे। पास में डेमन केव है और हमारी मैन पावर कम। साफ है वो हमें यहां घिस देना चाहता है। अगर आप टाइम पर नहीं आते। वो चुप हो गया। शेन जुआन ने धीमे से कहा, 8 बटालियन में से दूसरी, चौथी और 5वीं उसकी अपनी हैं, उन्हें प्रायोरिटी मिलती है। बाकी स्टेपचाइल्ड की तरह ट्रीट होते हैं। चिंतियान चुपचाप सुनता रहा। उंगलियां घुटने पर हल्के से थपथपा रही थीं। टियर 8 कमांडर ऊपर व्यस्त, नीचे फैमिली बैकग्राउंड वाला लेकिन नैरो माइंडेड ग्रुप लीडर। ग्रासरूट सोल्जर्स के साथ भेदभाव। पानी सच में गहरा था। क्या कमांडर श्याओ को नीचे की हालत पता है? उसने पूछा। लू शेंग हंसा, लेकिन वो हंसी कड़वी थी। वो 3rd फ्लोर पर हाई टियर डेमन से लड़ रहे हैं। यहाँ की छोटी बातें कौन बताए? जो रिपोर्ट जाती है उसे यान सॉन्ग और उसके लोग एडिट कर देते हैं। चिंतियान को वो मुस्कुराता चेहरा याद आया जिससे वो पहले मिला था। उसकी आंखों में हल्की चमक आई। वो खड़ा हुआ। ठीक है, पहले सामने की समस्या सुलझाते हैं, बाकी का हिसाब बाद में होगा। आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन भरोसा देती थी। शेन जुआन और लू शेंग ने एक दूसरे को देखा। उम्मीद की हल्की किरण नजर आई। कैंप कमांडर, लू शेंग बोला, हमारा कम्युनिकेटर जो ठिगनासा है वही यान सॉन्ग का जासूस है। कैंप की बातें भी रिपोर्ट करता है, उससे सावधान रहना होगा। चिंतियान की नजर भीड़ के पार जाकर सीधे उस आदमी पर ठहर गई। पहले जो रिपोर्ट उसने सुनी थी वो प्रोफेशनल थी, लेकिन अब साफ था ये आदमी डबल रोल में है। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। तुम लोग सैनिकों को इकट्ठा करो, थोड़ी देर में मीटिंग होगी। दोनों ने सलाम किया और चले गए। उन्हें जाते देख चिंतियान एक शांत जगह गया। बाहर आओ। हवा हल्की सी कांपी। लीची सामने प्रकट हुआ। बॉस, कैंप के आसपास 20 किलोमीटर का मैप तैयार है। उसने हाथ से बना मैप फैलाया। बीच में कैंप का निशान, चारों तरफ लाल घेरे छोटे बड़े। ये छोटे वाले डेमन स्क्वाड हैं, 20 से 50 की संख्या, ज्यादातर टियर 3 या नीचे। खास खतरा नहीं। लेकिन यहां उसने नॉर्थ ईस्ट कोने पर बड़े लाल क्रॉस पर उंगली रखी। ये डेमन केव है, ऑब्सिडियन माउंटेन्स की घाटी में छिपी। कम से कम 7 तरह की डेमोनिक ची महसूस हुई। 3 बहुत स्ट्रांग, अनुमान है 3000 से ज्यादा डेमन्स, शायद टियर 6 भी। चिंतियान की उंगलियां मैप पर कस गईं। कैंप से 20 किलोमीटर के अंदर इतना बड़ा केव, मतलब ज्वालामुखी पर बैठे हैं। अगर 3000 डेमन्स एक साथ निकले तो सिर्फ तीसरी बटालियन नहीं, पूरा चिजिन बैटल ग्रुप भी हिल जाएगा। क्या ये सब जानबूझकर सेटअप था? उसकी आंखों में ठंडी चमक आई। अच्छा काम किया। लीची ने सिर झुका लिया। आपके लिए काम करना सम्मान है बॉस। उसके दिल में अलग ही आग जल रही थी। श्योंग, पॉइजनस विडो, तेरेडा जैसे ताकतवर लोग आ गए थे। उसे अपनी जगह बचानी थी। ये डेमन सप्रेशन एबिस उसका स्टेज था। डेमन केव पर नजर बनाए रखो, लेकिन सेफ्टी पहले। यस, लीची गायब हो गया। अब चिंतियान अकेला था। उसने हाल की कमाई पर ध्यान दिया। कुछ वेव हेवनली थंडर में 300 से ज्यादा सींग वाले डेमन्स खत्म, 4 लाख से ज्यादा इवोल्यूशन पॉइंट्स और नया टैलेंट। नाम डेमन फिजिक हार्डनिंग टाइप, पैसिव टैलेंट इंट्रोडक्शन। आसपास की डेमोनिक ची सोखकर शरीर मजबूत करना। जितनी ज्यादा ची उतनी ज्यादा डिफेंस और मसल पावर। ब्लू लेवल टैलेंट, औसत से थोड़ा बेहतर लेकिन बेकार नहीं। डेमन एबिस में डेमोनिक ची स्पिरिचुअल एनर्जी को दबाती थी। उसकी कॉम्बैट पावर पर असर पड़ता था, लेकिन ये टैलेंट मर्ज करने के बाद उल्टा फायदा हुआ। दबाव गायब। यहां तक कि शरीर इस माहौल में और बेहतर महसूस करने लगा। उसने दूर खड़े इकट्ठा सैनिकों को देखा। ये पहली बार था जब वो इतने बड़े स्केल पर टीम लीड कर रहा था। पहले अकेला लड़ता था या छोटा स्क्वाड।
अब पूरी बटालियन। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। शायद कमांड करने का टैलेंट भी मेरे अंदर है। एपिसोड 344 डेमन स्लॉटर। कैंप के सेंटर में टूटे पत्थरों से भरी जमीन पर कदमों की आवाज गूंज रही थी। बर्बेरियन ट्रूप और 3rd बटालियन के ओरिजिनल सोल्जर्स 4 फॉर्मेशन में बटे खड़े थे। आयरन आर्मर की ठंडी चमक और पुराने वेपन्स का जंग लगा रंग आपस में मिल रहा था, लेकिन पूरे मैदान में एक अलग ही ऑर्डर और डिसिप्लिन महसूस हो रहा था। चिंतियान सबसे आगे खड़ा था। डेमन एबिस की हवा में उसका काला कॉम्बैट सूट हल्का सा लहरा रहा था। उसके दोनों तरफ शियोंग, तेरेडा, पॉइजन्स विडो, शेन जुआन और लू शेंग खड़े थे। पांचों की ऑरा अलग थी, लेकिन उनकी आंखों में एक ही चीज जल रही थी, किलिंग इंटेंट। अब से 3rd बटालियन 4 कंपनियों में डिवाइड होगी। चिंतियान की आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी, फिर भी हर सोल्जर के कानों तक साफ पहुंची। 1st कंपनी के कैप्टन लू शेंग, डिप्टी कैप्टन स्कारलेट। लू शेंग ने अपनी ग्रेट सेबर जमीन पर ठोकते हुए आगे कदम बढ़ाया। वहीं पॉइजन्स विडो ने आलस भरी नजर उठाई। उसकी उंगलियों पर लिपटी सिल्वर स्पाइडर सिल्क धूप में चमक रही थी। दोनों फर्स्ट फॉर्मेशन की तरफ बढ़ गए। लू शेंग बहादुर था, लेकिन उसके पास ब्लड लाइन पावर नहीं थी। पॉइजन्स विडो की मदद से 1st कंपनी की टॉप कॉम्बैट स्ट्रेंथ अब पूरी तरह स्टेबल हो चुकी थी। 2nd कंपनी के कैप्टन शेन जुआन, 3rd कंपनी के कैप्टन तेरेडा, 4th कंपनी के कैप्टन शियोंग। शेन जुआन ने मुट्ठी बांधकर आदेश स्वीकार किया। तेरेडा ने अपनी झांशो सेबर कंधे पर घुमाई। सफेद बाल हवा में उड़ रहे थे। उसके पीछे खड़े बर्बेरियन वॉरियर्स जोर से दहाड़े। शियोंग ने बस हल्की गुर्राहट की, लेकिन उसके पीछे खड़े हर बर्बेरियन की कमर सीधी हो गई। कैंप के आसपास की सिचुएशन सबको पता है। चिंतियान की नजर पूरे फॉर्मेशन पर घूमी। डेमन केव पास में है। बाहर दर्जन भर डेमन स्क्वाड घूम रहे हैं। दुश्मन का इंतजार करना मेरा स्टाइल नहीं है। उसकी आवाज अचानक सख्त हो गई। हम पहले अटैक करेंगे। सब लोग मूव आउट। यस। आवाज पत्थरों से टकराकर गूंज उठी। चारों यूनिट्स तीर की तरह अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ी। आयरन आर्मर की टकराहट और कदमों की गूंज वीरान मैदान पर बैटल बीट बजा रही थी। चिंतियान वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों से पर्पल लाइट फूटी। स्पिरिचुअल पावर जाली की तरह फैलकर कई मील तक फैल गई। कुछ देर बाद वीरान मैदान पर तेज आंधी रेत उड़ा रही थी। 40 से ज्यादा हरे चेहरे वाले, दांत निकाले ऐप डेमन इधर उधर घूम रहे थे। उनकी झुकी पीठ, घुटनों तक लटकते हाथ और जमीन पर गहरी लकीरें बनाते पंजे। मुंह से टपकती लार जमीन को काला कर रही थी। अचानक सारे ऐप डेमन एक साथ रुक गए। उनकी लाल आंखें एक दिशा में घूमी। दूर से जमीन कांपने लगी। काले आर्मर पहने बर्बेरियन वॉरियर्स पूरी स्पीड में चार्ज कर रहे थे। सबसे आगे तेरेडा था। उसके सफेद जंगली बाल हवा में उड़ रहे थे। झांशो सेबर जमीन पर घसीटती हुई चिंगारियां छोड़ रही थीं। पीछे वॉरियर्स वेज शेप फॉर्मेशन में थे। पूरा ग्रुप चलता फिरता स्टील फोर्ट्रेस लग रहा था। ऐप डेमन पागल जानवरों की तरह चीखते हुए चारों पैरों पर दौड़ पड़े। कुछ ही सांसों में दोनों टकरा गए। तेरेडा ने सबसे पहले वार किया। उसकी सेबर बर्फीली चमक के साथ घूमी। एक ऐप डेमन कमर से 2 हिस्सों में कट गया। काला खून उसके ऊपर छिटका, लेकिन उसने पलक तक नहीं झपकाई। उसके सीने पर बना टोटम बैटल पैटर्न गर्म होने लगा, डेमन ब्लड ची को सोखते हुए। डेमन के पंजे बर्बेरियन आर्मर पर घिसे बस चिंगारियां निकली। बर्बेरियन वॉरियर्स के वार एक्स की तरह गरज रहे थे। हर स्विंग के साथ एक डेमन का सिर उड़ रहा था या शरीर टूट रहा था। पूरा फॉर्मेशन लाल गरम लोहे की कील की तरह डेमन भीड़ को चीरता चला गया। कुछ ही देर में सारे ऐप डेमन खत्म हो गए। आखिरी डेमन को तेरेडा ने पैर तले कुचल दिया। बॉस, सब क्लियर। तेरेडा ने स्पिरिचुअल लिंक से रिपोर्ट किया। गुड। चिंतियान की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। अचानक तेरेडा के सामने सिल्वर वॉइड गेट खुला। वो सबसे पहले अंदर गया, पीछे पीछे सारे वॉरियर्स। गेट बंद हो गया। मैदान फिर से वीरान और खामोश हो गया। वहीं दूसरी तरफ 1st कंपनी का बैटल ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। फ्रंटलाइन में स्पिरिट मार्शल आर्टिस्ट क्लोज कॉम्बैट में लगे थे। पीछे स्पिरिट मेज फायरबॉल और आइस स्पाइक बरसा रहे थे। लू शेंग की नजर 3 मीटर लंबे घोस्ट फेस डेमन पर थी। हरे चेहरे पर बोन मास्क, पंजों से जहरीली हरी चमक निकल रही थी। मर! लू शेंग दहाड़ते हुए आगे बढ़ा। ग्रेट सेबर और पंजे टकराए। हाथ सुन्न हो गए। घोस्ट फेस्ड डेमन ने डरावनी हंसी हंसी और दूसरा पंजा उसके सीने की तरफ मारा। लू शेंग बाल बाल बचा और मिट्टी रंग की स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी सेबर से उसके सिर पर वार किया। जोरदार टक्कर हुई। मास्क पर दरार आ गई। लड़ाई बराबरी पर चलती रही। अचानक डेमन ने सिर पीछे फेंका और भयानक मेंटल चीख छोड़ी। लू शेंग की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। पकड़ ढीली पड़ गई। बस इसी पल का इंतजार था। डेमन का पंजा उसकी गर्दन की तरफ बिजली की तरह बढ़ा। कमांडर! चारों तरफ चीख उठी। उसी सेकंड साइड से सिल्वर लाइट चमकी। सिल्वर स्पाइडर सिल्क डेमन की कलाई पर लिपट गई।
छोटे छोटे कांटे उसके मांस में धंस गए। काला बैंगनी जहर जख्म में उतर गया। पॉइजन्स विडो उसके पास खड़ी थी, होठों पर ठंडी मुस्कान। उसने उंगलियां हिलाईं और सिल्क लिपट गई। डेमन के हाथ पैर कस गए। जहर तेजी से फैलने लगा। अब उसने ठंडे स्वर में कहा। लू शेंग होश में आया। उसने पूरी ताकत से छलांग लगाई। एक साफ वार डेमन का सिर धड़ से अलग। शरीर जमीन पर गिरकर तड़पा और शांत हो गया। लू शेंग हाँफ रहा था। डिप्टी कमांडर, थैंक यू। पॉइजन्स विडो ने सिल्क समेट ली। काम के वक्त रैंक से बुलाओ। आगे से डिप्टी कमांडर कहो। वो मुड़ी और एक और डेमन की गर्दन पर सिल्क लपेटकर हल्का सा झटका दिया। उसकी गर्दन टूट गई। लू शेंग कुछ पल उसे देखता रहा। उसे अचानक एहसास हुआ। वो सोचता था डिप्टी कमांडर सिर्फ खूबसूरती की वजह से ऊपर आई है, लेकिन सच उल्टा था। उसे कंट्रोल करने नहीं, उसे बचाने के लिए भेजा गया था। वो हल्का सा मुस्कुराया, फिर सेबर कसकर पकड़ ली। भाइयों, पूरी ताकत लगा दो, इन हरामियों को खत्म कर दो। और वो फिर से बैटल में कूद पड़ा। एपिसोड 345, द करिश्मा ऑफ कमांड। कैंप के सेंटर में 3rd बटालियन का झंडा अस्थायी कमांड प्लेटफॉर्म के पास हवा में लहरा रहा था। डेमन एबिस से आती तेज हवा में उसका फटा हुआ लाल कपड़ा और सुनहरे पैटर्न सरसराहट की आवाज कर रहे थे। चिन तियान झंडे के नीचे चुपचाप खड़ा था। उसके काले कॉम्बैट सूट के किनारे हवा में उठ रहे थे। उसकी आंखें गहरे पर्पल लाइट से चमक रही थीं, जैसे कोई गहरा तालाब। उसकी स्पिरिचुअल पावर एक इनविजिबल नेटवर्क बनाकर कई किलोमीटर तक फैल चुकी थी। लू शेंग की सेबर में बहती मिट्टी रंग की स्पिरिचुअल एनर्जी हो, या तेरेडा की बर्बेरियन चार्ज, या डेमन के पंजों से फटती हवा, हर मूवमेंट उसकी परसेप्शन में साफ दिख रहा था। इस वक्त वो ऐसे लग रहा था जैसे बैटलफील्ड के ऊपर टंगा कोई आकाशीय नेत्र जो पूरे खून और आग से भरे शतरंज बोर्ड को देख रहा हो। फर्स्ट कंपनी, ध्यान दो। नॉर्थ वेस्ट से 57 हॉर्न डेमन आ रहे हैं। उसकी आवाज स्पिरिचुअल लिंक के जरिए सीधे लू शेंग और पॉइजन्स विडो के दिमाग में पहुंची। शांत, लेकिन पूरी अथॉरिटी के साथ। स्कारलेट, माउंटेन पास पर ट्रैप सेट करो, वे बस पहुंचने वाले हैं। रोजर, दोनों की आवाज एक साथ आई। तुरंत चिन तियान की नजर हल्की सी शिफ्ट हुई। 4th कंपनी, तुरंत 2nd कंपनी को सपोर्ट करो। श्योंग, शेन जुआन 2 Tier 5 डेमन से भिड़ा है। वे थोड़े ट्रिकी हैं, उन्हें तुम संभालो। समझ गया? श्योंग की भारी आवाज गूंजी, साथ में तेज कदमों की गड़गड़ाहट। तेरेडा, वेस्ट और साउथ दोनों तरफ से 100 से ज्यादा डेमन तुम्हारी तरफ बढ़ रहे हैं। पहले साउथ वालों को खत्म करो, वे तुम्हारे मैच के नहीं हैं। अंडरस्टूड? तेरेडा की आवाज में धातु सी खराश थी। उसकी झांशो सेबर से डेमन हड्डियां कटने की हल्की आवाज तक चिन तियान सुन पा रहा था। चिन तियान वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में पर्पल लाइट बह रही थी। वो हर प्लाटून की पोजीशन देख सकता था, डेमन की मूवमेंट प्रिडिक्ट कर सकता था और जरूरत पड़ते ही वॉइड गेट खोलकर लोकल बैटल की दिशा बदल सकता था। जब किसी यूनिट पर संख्या ज्यादा हो जाती, सिल्वर गेट अचानक साइड में खुल जाता और रीइंफोर्समेंट पहुंच जाती। जब डेमन घेराबंदी की कोशिश करते, गेट उनके पीछे खुलता और बर्बेरियन बैटल ग्रुप देवताओं की तरह उतरकर फॉर्मेशन तोड़ देता। कुछ देर पहले जब तेरेडा 3 डेमन के अटैक में फंस गया था, चिन तियान ने वॉइड गेट एक्टिवेट किया था। श्योंग के वॉरियर्स सीधे दुश्मन के पीछे पहुंचे और शानदार काउंटर एनसर्कलमेंट कर दिया। लू शेंग जिन हॉर्न डेमन का सामना करने वाला था, उनका रास्ता भी पहले से ही वैली के ट्रैप की तरफ मोड़ दिया गया था। कैंप के सेंटर में खड़े चिन तियान के होंठ हल्के से मुस्कुराए। पूरा सिचुएशन कंट्रोल में होने का एहसास, जैसे पूरा बैटलफील्ड उसकी हथेली पर रखा सैंडबॉक्स हो। यही है कमांड का करिश्मा। बड़े लैंड वॉर या स्पेसक्राफ्ट वॉर चलाने वाले कमांडर से तुलना करे तो ये अभी बच्चों का खेल था, लेकिन ये एक शानदार शुरुआत थी। शायद भविष्य में वो अपनी अलग कमांड स्टाइल बना सके। आधा घंटा बाद कैंप के गेट पर हवा में सिल्वर रिपल उभरे। सबसे पहले तेरेडा की 3rd कंपनी लौटी। बर्बेरियन वॉरियर्स भारी कदमों से अंदर आए। उनके काले आर्मर पर खून की मोटी परत जमी थी। कुछ के आर्मर पर डेमन मांस और हड्डियों के टुकड़े लटके थे, लेकिन उनकी आंखों में जलती बैटल स्पिरिट खून से ज्यादा चमक रही थी। वे बर्बेरियन भाषा में उत्साह से अपने वार बताते जा रहे थे। फिर लू शेंग और पॉइजन्स विडो 1st कंपनी के साथ लौटे। लू शेंग की सेबर पर अभी भी गहरे हरे डेमन टेंडन लिपटे थे। वो जोर से हंसा। मजा आ गया, यही असली फाइट है। 2nd और 4th कंपनी लगभग साथ लौटी। शेन जुआन के हाथ से खून बह रहा था, लेकिन चेहरे पर राहत थी। सबसे आखिर में श्योंग आया। उसकी विशाल कुल्हाड़ी जमीन पर घसीटती हुई लंबी खून की लकीर छोड़ रही थी। उसने चिन तियान को देखकर चौड़ी मुस्कान दी। पूरा कैंप खून की गंध से भर गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि माहौल भारी नहीं था। वॉरियर्स छोटे छोटे ग्रुप में इकट्ठा होकर हथियार साफ कर रहे थे, जख्म बांध रहे थे। सबसे ज्यादा चर्चा चिन तियान की गॉड लेवल कमांड और वॉइड गेट की थी। तुमने देखा नहीं, 2 Tier 5 डेमन लाइन तोड़ने वाले थे, तभी कमांडर ने लाइट गेट खोला और श्योंग एक ही वार में उनका सिर फाड़ गया। हमारी तरफ तो 100 से ज्यादा डेमन थे,
लगा गया काम से, तभी पीछे गेट खुला और तिरेडा दोनों तरफ से अटैक करने लगा। इतनी इजी बैटल कभी नहीं लड़ी। डेमन कहाँ हैं, कितने हैं, कब आएंगे, कमांडर को सब पता। लू शेंग चिन तियान के पास आया। कमांडर, आज की फाइट कमाल थी। भाई लोग कह रहे हैं आपके साथ रहें तो डेमन एबिस की 3rd फ्लोर भी डरावनी नहीं। चिन तियान हंसा। इतना ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो। 3rd फ्लोर में जाना अभी मौत को बुलाना है। डेमन एबिस की 3rd फ्लोर असली डेथ जोन थी। वहां टियर 5 डेमन सिर्फ फुट सोल्जर थे, टियर 6 आर्म थे, टियर 7, 8, 9 भी दिखते थे। उसकी मौजूदा स्ट्रेंथ से वहां जाना मतलब सीधा सुसाइड। फिर भी आपके साथ डर नहीं लगता, लू शेंग ने सीना तान कर कहा। शेन जुआन पास आया। कमांडर, भाई लोगों ने बहुत समय से इतनी क्लीन विक्ट्री नहीं देखी। चिन तियान ने दूर डूबते गहरे बैंगनी आसमान को देखा। ये तो बस शुरुआत है। वो जानता था उनकी खुशी सिर्फ जीत की नहीं थी, उन्हें उम्मीद मिली थी। डेमन सप्रेशन एबिस जैसे नरक में आखिर कोई ऐसा मिला था जो उन्हें जिंदा रख सकता था और जीत भी दिला सकता था। डिनर तैयार करो, आज सबको अच्छा खाना मिलेगा। उसने हाथ हिलाया। भनभनाहट के साथ स्पेस में रिपल फैली। 4 बड़े मेटल बॉक्स जमीन पर आ गिरे। ये क्या है? लू शेंग सबसे पहले कूदा। बॉक्स खुले, खुशबू फैल गई। चॉकलेट कोटेड न्यूट्रिशन बार, ड्राइड फ्रूट, वैक्यूम पैक्ड बीफ, तरह तरह के कैन फूड, हाई एनर्जी रिकवरी न्यूट्रिएंट लिक्विड, यहाँ तक कि ताजी गाजर, लेट्यूस और आलू भी। सबकी सांस अटक गई। आखिर असली खाना। कमांडर तो ऑलराउंडर निकले। लॉन्ग लिव कमांडर। कैंप में खुशी फट पड़ी। लंबी लाइन लग गई। कोने में सिग्नल ऑफिसर चुपचाप सारी रिपोर्ट ब्रिगेड हेडक्वार्टर को भेज रहा था। एपिसोड 346, डेमन केव बेट। स्पेशल टेलीपोर्टेशन। स्पेस स्टोरेज। यान सोंग ने उंगली से टेबल पर हल्की टप टप की। उसकी नजर गहरी थी। कम्युनिकेटर की रिपोर्ट सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसने 3rd बटालियन के नए कैंप कमांडर को शायद कम आका था। न सिर्फ वो सैकड़ों हॉर्न डेमन को आसानी से खत्म कर सकता था, बल्कि उसके पास बेहद रेयर स्पेशल एबिलिटी भी थी। चिन तियान की मौजूदगी उसे हल्का सा खतरा महसूस करा रही थी। डेमन सप्रेशन एबिस के बैटलफील्ड पर सबसे सख्त लेकिन सबसे फेयर सिलेक्शन सिस्टम चलता था। बाहर की आर्मी में सीनियरिटी काम आ सकती थी, लेकिन यहाँ किसी की कुर्सी पक्की नहीं थी। अगर नीचे वाला बहुत आउटस्टैंडिंग निकला तो वो कभी भी ऊपर वाले को रिप्लेस कर सकता था। अच्छी बात ये थी कि चिन तियान अभी सिर्फ टियर 5 स्पिरिचुअलिस्ट था। उसकी टीम की ओवरऑल स्ट्रेंथ भी फिलहाल इतनी नहीं थी कि सीधे उसे चैलेंज कर सके। और स्पेशल टेलीपोर्टेशन की स्ट्रेटेजिक वैल्यू बहुत बड़ी थी। अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो उसके प्लान में काम आ सकती थी। जाओ, सभी कैंप कमांडर्स को हेडक्वार्टर मीटिंग के लिए बुलाओ। यस। आधा घंटा बाद चीजन बैटल ग्रुप के हेडक्वार्टर में 8 कैंप कमांडर इकट्ठा थे। लोहे के फ्रेम से बना बड़ा कमांड टेंट, हल्की अगरबत्ती जैसी खुशबू, ऊपर 8 खंभे जिन पर बैटल पैटर्न खुदे थे। दीवार पर बैटलफील्ड का मैप टंगा था। यान सोंग सबसे आगे बैठा था। उंगलियां टेबल पर चल रही थीं। उसकी नजर नीचे बैठे 8 कमांडरों पर घूमी और आखिर नए चेहरे पर टिक गई। चिन तियान आखिरी सीट पर बैठा था। काला बैटल यूनिफॉर्म, कंधे ऐसे जैसे ब्लेड से तराशे गए हों। आसपास की जिज्ञासु और परखती नजरों को वो नजरअंदाज कर रहा था। आज की मीटिंग का पहला मकसद है 3rd बटालियन के नए कैंप कमांडर का परिचय। 7th ब्यूरो से आए कर्नल चिन तियान। जैसे ही उसने ये कहा, टेंट में हल्की सांसों की आवाज गूंजी। कर्नल, इतनी कम उम्र और कर्नल रैंक। यहाँ मौजूद लोगों में सिर्फ डायरेक्टर यान ही उसके बराबर रैंक के थे। और बैकग्राउंड, रहस्यमय 7th ब्यूरो। लगता है चीजन बैटल ग्रुप में सच में कोई ड्रैगन आ गया है। यान सोंग मुस्कुराया। रिपोर्ट करने के 3 घंटे के भीतर कैंप कमांडर चिन ने सैकड़ों डेमन खत्म किए और 3rd बटालियन का डिफेंस प्रेशर कम किया। अब हमारे ग्रुप की स्ट्रेंथ और बढ़ गई है। स्वागत करें। तालियां बजीं। चिन तियान ने हल्का सा सिर झुकाया। धन्यवाद। मैं नया हूं, आगे आप सबका मार्गदर्शन चाहिए। यान सोंग ने बाईं तरफ बैठे युवक की ओर इशारा किया। 2nd बटालियन कमांडर फेंग शाओतियन, 4th बटालियन लुओहू, 5th बटालियन झाओ युए, 1st बटालियन ली वुफेंग। एक एक कर सबका परिचय हुआ। चिन तियान ने चेहरों और नामों को याद किया। साथ ही एक बात नोट की, परिचय संख्या के क्रम से नहीं हुआ। पहले 2nd, 4th और 5th बटालियन। शेन जुआन की बात सही थी। यही 3 बटालियन यान सोंग के खास थे। परिचय खत्म होते ही यान सोंग का चेहरा गंभीर हो गया। अब असली मुद्दा। उसने टेबल पर मैप फैलाया। ये हमारा हेडक्वार्टर, ये 8 बटालियन के बेस और ये लाल निशान डेमन गैदरिंग पॉइंट। उसने डंडा 2 काले लाल खोपड़ी के निशान पर मारा। सबसे बड़ा खतरा ये 2 डेमन केव हैं। चिन तियान ने गौर से देखा। एक तो 3rd बटालियन के काफी पास था। पहले डेमन केव में करीब 10,000 डेमन है, दूसरा करीब 3,000। अगला टारगेट है
सबकी नजर उस दूसरे डेमन केव पर गई जो 3rd बटालियन के सबसे नजदीक था। कई निगाहें चिंतियान की तरफ मुड़ी। यान सोंग ने अचानक पूछा, सुना है तुम्हारे पास स्पेशल टेलीपोर्टेशन है, रेंज कितनी है? सब चौंक गए। स्पेस एलिमेंट, बेहद रेयर, चिंतियान ने शांत स्वर में कहा। डेमन सप्रेशन एबिस में एबिलिटी सप्रेस है, मैक्स रेंज करीब 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। यान सोंग के चेहरे पर बदलाव नहीं आया, लेकिन अंदर हल्की निराशा थी। ठीक है, उसने टेबल पर जोर से उंगली मारी। ऑपरेशन 10 घंटे बाद, जब डेमन एबिस में लूनर इक्लिप्स खत्म होगा, डेमन टाइड पीछे हटेगी, डेमोनिक ची सबसे कम होगी। वही हमारा मौका है। सबने सिर हिलाया। 3rd और 1st बटालियन सबसे नजदीक हैं। तुम दोनों वैनगार्ड बनोगे। चिंतियान, तुम्हारी बटालियन फ्रंट कैनियन से आगे बढ़ेगी। सीधे भिड़ना नहीं, बस इतना शोर करो कि बाहर पेट्रोल कर रहे डेमन बाहर निकल आए। ली वूफेंग, तुम्हारी बटालियन ऑब्सिडियन रिज की साइड से फ्लैंक करेगी। जैसे ही डेमन आधे रिज तक आए, तुम अटैक करोगे, उन्हें वैली के ट्रैप में धकेलो। उसने मैप के कोने पर डंडा मारा। यहाँ 30 टन स्पिरिचुअल एनर्जी एक्सप्लोसिव पहले से प्लांट होंगे, रून बैरियर भी। जैसे ही मेन फोर्स अंदर आए, रास्ता सील करो, फिर ब्लास्ट। अगर सही चला तो एक ही वार में 30% डेमन खत्म। मैं बाकी 6 बटालियन लेकर सीधे डेमन केव पर रेड करूंगा। टेंट में कुछ पल सन्नाटा रहा। प्लान सिंपल था, डेमन को बांटो फिर खत्म करो, लेकिन असली प्रेशर 1st और 3rd बटालियन पे था। अगर बहुत ज्यादा डेमन निकल आए तो ट्रैप तक पहुंचने से पहले ही वे कुचल दिए जाएंगे। सब जानते थे ये अरेंजमेंट क्यों हुआ। ली वूफिंग सिविलियन बैकग्राउंड से था, यान सोंग से दूरी रखता था, और चिंतियान नया, टैलेंटेड, चमकदार, नैरो माइंडेड डायरेक्टर उसे यूं ही नहीं छोड़ेगा। कुछ पल सबकी नजर ली वूफिंग और चिंतियान पर रही। ली वूफिंग का चेहरा तना हुआ था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। चिंतियान पूरी तरह शांत था। मैं ये मिशन स्वीकार करता हूँ, उसने धीरे से कहा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। यान सोंग की नजर तेज। स्पिरिचुअल एनर्जी एक्सप्लोसिव और बैरियर के डिटोनेटर मेरे कंट्रोल में होंगे। टेंट में हल्की खामोशी। यान सोंग की आंखों में एक पल को ठंडापन चमका। ये सीधा अविश्वास था। ठीक है, वे तुम्हारे पास होंगे। ली वूफिंग का चेहरा थोड़ा रिलैक्स हुआ। वो यान सोंग पर भरोसा नहीं करता था। उसने चिंतियान की तरफ देखा। इस युवा कर्नल में कुछ अजीब सा करिश्मा था। पहली मुलाकात थी, फिर भी उसके भीतर एक अनकही ताकत थी जो लोगों को बिना वजह भरोसा दिला देती थी। एपिसोड 345, द करिश्मा ऑफ कमांड। कैंप के सेंटर में 3rd बटालियन का झंडा अस्थायी कमांड प्लेटफॉर्म के पास हवा में लहरा रहा था। डेमन एबिस से आती तेज हवा में उसका फटा हुआ लाल कपड़ा और सुनहरे पैटर्न सरसराहट की आवाज कर रहे थे। चिंतियान झंडे के नीचे चुपचाप खड़ा था। उसके काले कॉम्बैट सूट के किनारे हवा में उठ रहे थे। उसकी आंखें गहरे पर्पल लाइट से चमक रही थीं, जैसे कोई गहरा तालाब। उसकी स्पिरिचुअल पावर एक इनविजिबल नेटवर्क बनाकर कई किलोमीटर तक फैल चुकी थी। लू शेंग की सेबर में बहती मिट्टी रंग की स्पिरिचुअल एनर्जी हो, या तेरेडा की बर्बेरियन चार्ज, या डेमन के पंजों से फटती हवा, हर मूवमेंट उसकी परसेप्शन में साफ दिख रहा था। इस वक्त वो ऐसे लग रहा था जैसे बैटलफील्ड के ऊपर टंगा कोई आकाशीय नेत्र जो पूरे खून और आग से भरे शतरंज बोर्ड को देख रहा हो। 1st कंपनी, ध्यान दो। नॉर्थ वेस्ट से 57 हॉर्न डेमन आ रहे हैं। उसकी आवाज स्पिरिचुअल लिंक के जरिए सीधे लू शेंग और पॉइजन्स विडो के दिमाग में पहुंची। शांत लेकिन पूरी अथॉरिटी के साथ। स्कारलेट, माउंटेन पास पर ट्रैप सेट करो, वे बस पहुंचने वाले हैं। रोजर, दोनों की आवाज एक साथ आई। तुरंत चिंतियान की नजर हल्की सी शिफ्ट हुई। 4th कंपनी, तुरंत 2nd कंपनी को सपोर्ट करो। श्योंग, शेनजुआन 2 टियर 5 डेमन से भिड़ा है, वे थोड़े ट्रिकी हैं, उन्हें तुम संभालो। समझ गया? श्योंग की भारी आवाज गूंजी, साथ में तेज कदमों की गड़गड़ाहट। तेरेडा, वेस्ट और साउथ दोनों तरफ से 100 से ज्यादा डेमन तुम्हारी तरफ बढ़ रहे हैं। पहले साउथ वालों को खत्म करो, वे तुम्हारे मैच के नहीं हैं। अंडरस्टूड? तेरेडा की आवाज में धातु सी खराश थी। उसकी झांशो सेबर से डेमन हड्डियां कटने की हल्की आवाज तक चिंतियान सुन पा रहा था। चिंतियान वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में पर्पल लाइट बह रही थी। वो हर प्लाटून की पोजीशन देख सकता था, डेमन की मूवमेंट प्रिडिक्ट कर सकता था, और जरूरत पड़ते ही वॉइड गेट खोलकर लोकल बैटल की दिशा बदल सकता था। जब किसी यूनिट पर संख्या ज्यादा हो जाती, सिल्वर गेट अचानक साइड में खुल जाता और रीइंफोर्समेंट पहुंच जाती। जब डेमन घेराबंदी की कोशिश करते, गेट उनके पीछे खुलता और बर्बेरियन बैटल ग्रुप देवताओं की तरह उतरकर फॉर्मेशन तोड़ देता। कुछ देर पहले जब तेरेडा 3 डेमन के अटैक में फंस गया था, चिंतियान ने वॉइड गेट एक्टिवेट किया था। श्योंग के वॉरियर्स सीधे दुश्मन के पीछे पहुंचे और शानदार काउंटर एनसर्कलमेंट कर दिया। लू शेंग, जिन हॉर्न डेमन का सामना करने वाला था, उनका रास्ता भी पहले से ही वैली के ट्रैप की तरफ मोड़ दिया गया था। कैंप के सेंटर में खड़े चिंतियान के होंठ हल्के से मुस्कुराए।
पूरा सिचुएशन कंट्रोल में होने का एहसास, जैसे पूरा बैटलफील्ड उसकी हथेली पर रखा सैंडबॉक्स हो। यही है कमांड का करिश्मा। बड़े लैंड वॉर या स्पेसक्राफ्ट वॉर चलाने वाले कमांडर्स से तुलना करें तो ये अभी बच्चों का खेल था, लेकिन ये एक शानदार शुरुआत थी। शायद भविष्य में वो अपनी अलग कमांड स्टाइल बना सके। आधा घंटा बाद कैंप के गेट पर हवा में सिल्वर रिपल उभरे। सबसे पहले टेरेडा की 3rd कंपनी लौटी। बर्बेरियन वॉरियर्स भारी कदमों से अंदर आए। उनके काले आर्मर पर खून की मोटी परत जमी थी। कुछ के आर्मर पर डेमन मांस और हड्डियों के टुकड़े लटके थे, लेकिन उनकी आंखों में जलती बैटल स्पिरिट खून से ज्यादा चमक रही थी। वे बर्बेरियन भाषा में उत्साह से अपने वार बताते जा रहे थे। फिर लू शेंग और पॉइजन्स विडो 1st कंपनी के साथ लौटे। लू शेंग की सेबर पर अभी भी गहरे हरे डेमन टेंडन लिपटे थे। वो जोर से हंसा। मजा आ गया, यही असली फाइट है। 2nd और 4th कंपनी लगभग साथ लौटी। शेन जुआन के हाथ से खून बह रहा था, लेकिन चेहरे पर राहत थी। सबसे आखिर में श्योंग आया। उसकी विशाल कुल्हाड़ी जमीन पर घसीटती हुई लंबी खून की लकीर छोड़ रही थी। उसने चिन तियान को देखकर चौड़ी मुस्कान दी। पूरा कैंप खून की गंध से भर गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि माहौल भारी नहीं था। वॉरियर्स छोटे छोटे ग्रुप में इकट्ठा होकर हथियार साफ कर रहे थे, जख्म बांध रहे थे। सबसे ज्यादा चर्चा चिन तियान की गॉड लेवल कमांड और वॉइड गेट की थी। तुमने देखा नहीं, 2 टियर 5 डेमन लाइन तोड़ने वाले थे, तभी कमांडर ने लाइट गेट खोला और श्योंग एक ही बार में उनका सिर फाड़ गया। हमारी तरफ तो 100 से ज्यादा डेमन थे। लगा गया काम से, तभी पीछे गेट खुला और टेरेडा दोनों तरफ से अटैक करने लगा। इतनी इजी बैटल कभी नहीं लड़ी। डेमन कहाँ हैं, कितने हैं, कब आएंगे, कमांडर को सब पता। लू शेंग चिन तियान के पास आया। कमांडर, आज की फाइट कमाल थी। भाई लोग कह रहे हैं आपके साथ रहें तो डेमन एबिस की 3rd फ्लोर भी डरावनी नहीं। चिन तियान हंसा। इतना ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो। 3rd फ्लोर में जाना अभी मौत को बुलाना है। डेमन एबिस की 3rd फ्लोर असली डेथ जोन थी। वहां टियर 5 डेमन सिर्फ फुट सोल्जर थे। टियर 6 आम थे। टियर 7, 8, 9 भी दिखते थे। उसकी मौजूदा स्ट्रेंथ से वहां जाना मतलब सीधा सुसाइड। फिर भी आपके साथ डर नहीं लगता, लू शेंग ने सीना तान कर कहा। शेन जुआन पास आया। कमांडर, भाई लोगों ने बहुत समय से इतनी क्लीन विक्ट्री नहीं देखी। चिन तियान ने दूर डूबते गहरे बैंगनी आसमान को देखा। ये तो बस शुरुआत है। वो जानता था उनकी खुशी सिर्फ जीत की नहीं थी, उन्हें उम्मीद मिली थी। डेमन सप्रेशन एबिस जैसे नरक में आखिर कोई ऐसा मिला था जो उन्हें जिंदा रख सकता था और जीत भी दिला सकता था। डिनर तैयार करो, आज सबको अच्छा खाना मिलेगा। उसने हाथ हिलाया। भनभनाहट के साथ स्पेस में रिपल फैली। 4 बड़े मेटल बॉक्स जमीन पर आ गिरे। ये क्या है? लू शेंग सबसे पहले कूदा। बॉक्स खुले, खुशबू फैल गई। चॉकलेट कोटेड न्यूट्रिशन बार, ड्राइड फ्रूट, वैक्यूम पैक्ड बीफ, तरह तरह के कैन फूड, हाई एनर्जी रिकवरी न्यूट्रिएंट लिक्विड, यहाँ तक कि ताजी गाजर, लेट्यूस और आलू भी। सबकी सांस अटक गई। आखिर असली खाना। कमांडर तो ऑलराउंडर निकले। लॉन्ग लिव कमांडर। कैंप में खुशी फट पड़ी। लंबी लाइन लग गई। कोने में सिग्नल ऑफिसर चुपचाप सारी रिपोर्ट ब्रिगेड हेडक्वार्टर को भेज रहा था। एपिसोड 346, डेमन केव बेट। स्पेशल टेलीपोर्टेशन। स्पेस स्टोरेज। यान सोंग ने उंगली से टेबल पर हल्की टप टप की। उसकी नजर गहरी थी। कम्युनिकेटर की रिपोर्ट सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसने 3rd बटालियन के नए कैंप कमांडर को शायद कम आंका था। न सिर्फ वो सैकड़ों हॉर्न डेमन को आसानी से खत्म कर सकता था, बल्कि उसके पास बेहद रेयर स्पेशल एबिलिटी भी थी। चिन तियान की मौजूदगी उसे हल्का सा खतरा महसूस करा रही थी। डेमन सप्रेशन एबिस के बैटलफील्ड पर सबसे सख्त लेकिन सबसे फेयर सिलेक्शन सिस्टम चलता था। बाहर की आर्मी में सीनियरिटी काम आ सकती थी, लेकिन यहाँ किसी की कुर्सी पक्की नहीं थी। अगर नीचे वाला बहुत आउटस्टैंडिंग निकला तो वो कभी भी ऊपर वाले को रिप्लेस कर सकता था। अच्छी बात यह थी कि चिन तियान अभी सिर्फ टियर 5 स्पिरिचुअलिस्ट था। उसकी टीम की ओवरऑल स्ट्रेंथ भी फिलहाल इतनी नहीं थी कि सीधे उसे चैलेंज कर सके। और स्पेशल टेलीपोर्टेशन की स्ट्रेटेजिक वैल्यू बहुत बड़ी थी। अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो उसके प्लान में काम आ सकती थी। जाओ, सभी कैंप कमांडर्स को हेडक्वार्टर मीटिंग के लिए बुलाओ। यस। आधा घंटा बाद चीजन बैटल ग्रुप के हेडक्वार्टर में 8 कैंप कमांडर इकट्ठा थे। लोहे के फ्रेम से बना बड़ा कमांड टेंट, हल्की अगरबत्ती जैसी खुशबू, ऊपर 8 खंभे जिन पर बैटल पैटर्न खुदे थे। दीवार पर बैटलफील्ड का मैप टंगा था। यान सोंग सबसे आगे बैठा था। उंगलियां टेबल पर चल रही थीं। उसकी नजर नीचे बैठे 8 कमांडरों पर घूमी और आखिर नए चेहरे पर टिक गई। चिन तियान आखिरी सीट पर बैठा था। काला बैटल यूनिफॉर्म, कंधे ऐसे जैसे ब्लेड से तराशे गए हों। आसपास की जिज्ञासु और परखती नजरों को वो नजरअंदाज कर रहा था। आज की मीटिंग का पहला मकसद है 3rd बटालियन के नए कैंप कमांडर का परिचय। 7th ब्यूरो से आए कर्नल चिन तियान।
जैसे ही उसने ये कहा, टेंट में हल्की सांसों की आवाज गूंजी। कर्नल, इतनी कम उम्र और कर्नल रैंक। यहाँ मौजूद लोगों में सिर्फ डायरेक्टर यान ही उसके बराबर रैंक के थे। और बैकग्राउंड, रहस्यमय 7th ब्यूरो। लगता है चीजन बैटल ग्रुप में सच में कोई ड्रैगन आ गया है। यान सोंग मुस्कुराया। रिपोर्ट करने के 3 घंटे के भीतर कैंप कमांडर चिन ने सैकड़ों डेमन खत्म किए और 3rd बटालियन का डिफेंस प्रेशर कम किया। अब हमारे ग्रुप की स्ट्रेंथ और बढ़ गई है। स्वागत करें। तालियां बजीं। चिंतियान ने हल्का सा सिर झुकाया। धन्यवाद, मैं नया हूं, आगे आप सबका मार्गदर्शन चाहिए। यान सोंग ने बाईं तरफ बैठे युवक की ओर इशारा किया। 2nd बटालियन कमांडर फेंग शाओतियन, 4th बटालियन लुओ हु, 5th बटालियन झाओ युए, 1st बटालियन ली वुफिंग। एक एक कर सबका परिचय हुआ। चिंतियान ने चेहरों और नामों को याद किया। साथ ही एक बात नोट की, परिचय संख्या के क्रम से नहीं हुआ। पहले 2nd, 4th और 5th बटालियन। शेन जुआन की बात सही थी। यही 3 बटालियन यान सोंग के खास थे। परिचय खत्म होते ही यान सोंग का चेहरा गंभीर हो गया। अब असली मुद्दा। उसने टेबल पर मैप फैलाया। ये हमारा हेडक्वार्टर, ये 8 बटालियन के बेस, और ये लाल निशान डेमन गैदरिंग पॉइंट। उसने डंडा 2 काले लाल खोपड़ी के निशान पर मारा। सबसे बड़ा खतरा ये 2 डेमन केव हैं। एक में करीब 10,000 डेमन है, दूसरे में 3,000। उसने मैप पर डंडा एक खास जगह मारा। हमारा अगला टारगेट है ये छोटा डेमन केव। ये 3rd बटालियन के बेस के सबसे करीब है। कई निगाहें चिंतियान की तरफ मुड़ी। यान सोंग ने अचानक पूछा, सुना है तुम्हारे पास स्पेशल टेलीपोर्टेशन है, रेंज कितनी है? सब चौंक गए। स्पेस एलिमेंट, बेहद रेयर। चिंतियान ने शांत स्वर में कहा, डेमन एबिस में एबिलिटी सप्रेस है। मैक्स रेंज करीब 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। यान सोंग के चेहरे पर बदलाव नहीं आया, लेकिन अंदर हल्की निराशा थी। ठीक है, उसने टेबल पर जोर से उंगली मारी। ऑपरेशन 10 घंटे बाद शुरू होगा, जब लूनर इक्लिप्स खत्म होगा और डेमोनिक ची अपने सबसे निचले लेवल पर होगी। सबने सिर हिलाया। 3rd और 1st बटालियन सबसे नजदीक हैं। तुम दोनों वैनगार्ड बनोगे। चिंतियान, तुम्हारी बटालियन फ्रंट कैनियन से आगे बढ़ेगी, सीधे भिड़ना नहीं। बस इतना शोर करो कि पेट्रोलिंग डेमन्स बाहर निकल आएं। ली वुफिंग, तुम्हारी बटालियन रिज की साइड से फ्लैंक करेगी। जैसे ही डेमन आधे रास्ते तक आए, तुम उन पर अटैक करोगे और उन्हें वैली के ट्रैप में धकेलो। उसने मैप के कोने पर डंडा मारा। यहाँ 30 टन स्पिरिचुअल एक्सप्लोसिव और रून बैरियर पहले से सेट हैं। जैसे ही दुश्मन अंदर आए, रास्ता सील करो और ब्लास्ट। मैं बाकी 6 बटालियन लेकर सीधे डेमन केव पर रेड करूंगा। टेंट में सन्नाटा छा गया। प्लान दिखने में तो ठीक था, लेकिन 1st और 3rd बटालियन पर प्रेशर बहुत ज्यादा था। सब जानते थे कि ये अरेंजमेंट जानबूझकर किया गया है। ली वुफिंग एक साधारण बैकग्राउंड वाला ऑफिसर था जो यान सोंग से दूर रहता था, और चिंतियान तो नया और चमकता सितारा था ही। कुछ पल सबकी नजर इन दोनों पर रही। ली वुफिंग का चेहरा तना हुआ था, पर वो चुप रहा। चिंतियान भी पूरी तरह शांत था। मैं ये मिशन स्वीकार करता हूँ, उसने धीरे से कहा, लेकिन एक शर्त है। यान सोंग की नजरें तेज हुईं। कहो। एक्सप्लोसिव और बैरियर के डिटोनेटर मेरे कंट्रोल में होंगे। टेंट में सन्नाटा और गहरा गया। यह यान सोंग पर खुलेआम अविश्वास था। ठीक है, वे तुम्हारे पास होंगे। ली वुफिंग के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी। वो चिंतियान की तरफ देखने लगा। इस युवा कर्नल में कुछ ऐसी बात थी जो लोगों को बिना वजह भरोसा दिला देती थी। एपिसोड 347, डेमन टाइड की तैयारी। कैंप कमांडर चिन, 1 मिनट रुकिए। बटालियन ग्रुप के बाहर ली वुफिंग ने चिंतियान को रोक लिया। चिंतियान रुका और सामने खड़े मजबूत कदकाठी वाले अफसर की तरफ देखा। उसकी पीठ सीधी थी, पूरे शरीर से मिलिट्री ऑरा निकल रही थी। बटालियन कमांडर ली, कुछ काम था? ली वुफिंग ने हाथ आगे बढ़ाया। हथेली सालों तक सेबर पकड़ने की वजह से कठोर हो चुकी थी। अंदर बहुत लोग थे, ठीक से इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया। मैं ली वुफिंग, ली यूए स्टार जोन की 35th आर्मी से सर्विंग लेफ्टिनेंट कर्नल हूँ। रैंक के हिसाब से तो मुझे आपको सर कहना चाहिए। चिंतियान हल्का मुस्कुराया, हाथ मिलाते हुए बोला, कमांडर ली, आप ज्यादा फॉर्मल हो रहे हैं। यहाँ हम दोनों बटालियन कमांडर हैं, कलीग हैं, आगे हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। हाँ, सही कहा, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। ली वुफिंग खुलकर हंसा। आपने ये कहा तो दिल को थोड़ा सुकून मिला। ये कहकर उसने पीछे देखा और आवाज धीमी कर ली। कमांडर चिन, डायरेक्टर यान और 3rd बटालियन के बीच जो ग्रज है उसके बारे में आपने सुना होगा। मैं ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन एक्टिवेशन डिवाइस पहले से चेक जरूर कर लीजिएगा। ये हमारी दोनों बटालियन की सेफ रिट्रीट से जुड़ा है, बहुत केयरफुल रहिएगा। चिंतियान ने गंभीरता से सिर हिलाया। समझ गया, मैं पहले से इंस्पेक्ट करूंगा। वो जानता था ली वुफिंग इस बात को लेकर चिंतित है। ठीक है, बाकी सब मीटिंग में तय हो चुका है।
उम्मीद है हमारी दोनों बटालियन ये मिशन स्मूथली पूरा करेंगी। ली वुफिंग ने चिंतियान के जवान लेकिन स्थिर चेहरे को देखा और कुछ पल के लिए खोसा गया। उसे याद आया जब शियोंग जिंदा था। वो मीटिंग में यान सॉन्ग से बार बार बहस करता था। उसकी आंखों में गुस्सा और असंतोष साफ दिखता था। लेकिन चिंतियान अलग था। उसकी आंखें शांत झील जैसी थीं, ऊपर से स्थिर, लेकिन अंदर गहराई में ऐसी अंडरकरंट जो बड़े से बड़े जहाज को पलट दे। किसी वजह से ली वुफिंग के दिल में अचानक अजीब सा भरोसा जाग उठा। कुछ देर बाद 3rd बटालियन कैंप के अंदर यान सॉन्ग, वो हरामी। लू शेंग ने मुट्ठी भींच ली। टेंट के अंदर शेन जुआन का चेहरा भी सख्त था। यान सॉन्ग का अरेंजमेंट साफ दिखा रहा था कि 3rd बटालियन को चारे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बार बार की उसकी टारगेटिंग से शेन जुआन के ठंडे ब्लड लाइन के बावजूद दिल में गुस्सा उबल रहा था। उन दोनों के मुकाबले शियोंग, तेरेडा और पॉइजन्स विडो काफी शांत दिख रहे थे। ठीक है, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं, चिंतियान ने शांत आवाज में कहा। हम डेमन सप्रेशन एबिस में हैं। यहाँ किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा। वॉइड गेट हमारे पास है। मिशन पूरा करना मुश्किल नहीं। कमांडर, मुझे भी यकीन है हम मिशन पूरा कर लेंगे, लू शेंग ने दांत भींचते हुए कहा। लेकिन वो यान सॉन्ग, जितना अच्छा हम परफॉर्म करेंगे उतना ही वो एक्साइटेड होगा। आगे और खतरनाक टास्क देगा, उस बारे में बाद में बात करेंगे। चिंतियान ने हाथ उठाया। उसकी आंखों में हल्की ठंडक चमकी। अगर यान सॉन्ग ने हद पार की तो एक और गोल्डन लेवल टैलेंट लाइट स्फीयर लेना उसे बुरा नहीं लगेगा। अभी मिशन को साइड में रखो। उसका चेहरा गंभीर हो गया। सबसे जरूरी है डेमन टाइड को सेफली झेलना। डेमन टाइड डेमन सप्रेशन एबिस की खास पीरियोडिक फेनोमेनन थी। इसका साइकिल अनस्टेबल था, कभी 3 दिन में, कभी आधे महीने में, हर बार कई घंटों तक चलती। जब डेमन टाइड आती तो एबिस की हेवन एंड अर्थ स्पिरिचुअल ची पूरी तरह डेमोनिक ची से पॉल्यूट हो जाती। नॉन डेमन जीवों के लिए ये एनवायरनमेंट हाई इरोशन वाला बन जाता। इस दौरान सारे डेमन बर्सर्क स्टेट में चले जाते। उनकी एबिलिटी कई गुना बढ़ जाती। सबसे खतरनाक बात थी उनकी परसेप्शन। डेमन टाइड के समय वे लाइफ फॉर्म्स को कई गुना दूर तक सेंस कर सकते थे। हल्की सी मूवमेंट भी सैकड़ों हजारों डेमन को आकर्षित कर सकती थी। इसलिए डेमन टाइड के दौरान एबिस में तैनात हर टुकड़ी को अपनी मौजूदगी पूरी तरह छिपानी पड़ती थी, वरना पूरा विनाश। हम डेमन केव के बहुत करीब हैं, चिंतियान ने कहा। चाहे जितना छिपे, आसपास भटकते डेमन हमें सेंस कर लेंगे। हमें तुरंत सेफ जगह शिफ्ट होना होगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ, शेन जुआन ने भौहें सिकोड़ी। लेकिन यान सॉन्ग शायद इजाजत न दे। लू शेंग ने बाहर की तरफ सिर झटका। हमारी हर मूव पहले ही उसके जासूस रिपोर्ट कर रहे होंगे। ट्रांसफर करेंगे तो वो जरूर ट्रबल क्रिएट करेगा। ये मैं संभाल लूंगा। चिंतियान की आंखों में हल्की चमक आई। तुम लोग टीम तुरंत ऑर्गेनाइज करो। बेकार का सारा जंक नष्ट कर दो। 20 मिनट में रवाना। यस, सब तुरंत निकल गए। टेंट का पर्दा उठा तो सल्फर जैसी गंध वाली हवा अंदर आई। लू शेंग की तेज आवाज कैंप में गूंजी, सब लोग जल्दी करो, गियर उठाओ, मूव की तैयारी। खबर आग की तरह फैल गई। थके हुए सैनिकों में जान आ गई। आखिरकार जा रहे हैं। इस मनहूस जगह में एक पल और नहीं रुकना। एक जवान ने बैग बांधते हुए कहा। हाँ, हर दिन डर लगा रहता था कि पास की डेमन केव से हमला न हो जाए। चलो जल्दी। पूरा कैंप हरकत में आ गया। उसी वक्त एक परछाई चुपचाप कोने में पहुंची। उसने कम्युनिकेशन स्टोन निकाला। ली फेई। पीछे से ठंडी आवाज आई। कम्युनिकेशन ऑफिसर ली फेई तेजी से मुड़ा। चिंतियान को देखकर सीधा खड़ा हो गया। कमांडर। चिंतियान उसके पास आया। ली फेई, 3rd बटालियन की हर छोटी बात हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं। ली फेई कुछ पल चुप रहा, फिर हिम्मत जुटाकर बोला, कमांडर, ये काम बटालियन चीफ ने दिया है, मुझे पूरा करना होगा। और बेस ट्रांसफर बड़ा फैसला है। बिना परमिशन ये डिसिप्लिन वायलेशन है। चिंतियान ने हल्का भौं उठाया। तुम जानते हो डेमन टाइड आने पर हमारी लोकेशन कितनी रिस्की है। ये फैसला तुम्हारी, मेरी और पूरी 3rd बटालियन की सेफ्टी के लिए है। लेकिन हमें चीफ की परमिशन चाहिए। ली फेई ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन चिंतियान की शांत और दबाव भरी नजर के सामने उसकी हिम्मत टूट गई। लगता है तुम यान सॉन्ग के वफादार हो। चिंतियान हल्का हंसा। तो फिर हमें सिंपल और डायरेक्ट तरीका अपनाना पड़ेगा। ली फेई घबरा गया। कमांडर चिन। उसकी बात पूरी होने से पहले चिंतियान का हाथ उसके सिर पर था। अगले ही पल एक ताकतवर मेंटल विल सीधे उसके दिमाग में घुस गई। सोल सील। एपिसोड 348। डेमन टाइड फट पड़ी। आधा घंटा बाद पूरी 3rd बटालियन एक छिपी हुई गुफा में शिफ्ट हो चुकी थी। मशालों की लौ पत्थर की दीवारों पर टिमटिमा रही थी। छत से लटकी स्टैलेक्टाइट्स तलवारों की तरह नीचे झूल रही थीं। कुछ अर्थ एलिमेंट स्पिरिचुअलिस्ट जमीन पर हाथ रखकर मंत्र जपने लगे। बाहर से भारी कड़क कड़क की आवाज आई।
दोनों तरफ से मोटी मिट्टी की दीवारें खिसककर गुफा का एंट्रेंस पूरी तरह सील कर रही थीं। दूसरी तरफ जमीन के नीचे कुछ सीक्रेट पैसेज खोले जा रहे थे ताकि जरूरत पड़ने पर एस्केप रूट रहे। सब लोग ये खा लो। कुछ कंपनी कमांडर आगे आए। उन्होंने पोर्सिलेन जार खोले। अंदर से ग्रे काले रंग की इलिक्सिर पिल निकली जिनसे हल्की हर्बल खुशबू आ रही थी। सैनिकों ने हाथ बढ़ाकर पिल ली और आदत के मुताबिक सीधे मुंह में डाल ली। पिल मुंह में जाते ही पिघल गई। गले से ठंडा एहसास नीचे उतरा। दांटियन में घूम रही स्पिरिचुअल एनर्जी तुरंत शांत हो गई। सांस भी हल्की और धीमी लगने लगी। ये मिलिट्री डिपार्टमेंट की खास ब्रीथ कंसीलमेंट पिल थी। सैकड़ों साल से डेमन सप्रेशन एबिस में डेमन के खिलाफ लड़ते लड़ते इंसानों ने डेमनटाइड से निपटने का पूरा सिस्टम बना लिया था। लू शेंग पिल चबा रहा था, लेकिन उसकी नजर कोने में बैठी ली फेई पर थी। वो पत्थर की दीवार से सटकर घुटने पकड़े बैठा था। चुप। कमांडर चिन, आपने इस लड़के को कैसे मान लिया? लू शेंग मच्छर जैसी धीमी आवाज में फुसफुसाया। ये ली फेई तो यान सोंग का कट्टर आदमी है। पहले चाहे जो कर लो, गालियां देता था और अगले दिन रिपोर्ट कर देता था। और आपने बस 2 बातों में। सच कहें तो कई बार लू शेंग का मन हुआ था इसे रास्ते से हटा दे। बैटलफील्ड पर किसी सैनिक की मौत को एक्सीडेंटल बनाना मुश्किल नहीं था, लेकिन पुराने कैंप कमांडर शू शियोंग मिलिट्री बैकग्राउंड से थे। वो अपने साथी को नुकसान पहुंचाने का ख्याल भी नहीं रखते थे, चाहे वो साथी उन्हें कितना भी ट्रबल दे। चिंतियान स्टाफ की हालत चेक कर रहा था। ये सुनकर मुस्कुराया, बस इमोशन और रीजन से समझाया। असल में उसे ली फेई से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। आर्मी में ऊपर वाले का नीचे वालों पर नजर रखना नॉर्मल था। ली फेई सिर्फ अपना काम कर रहा था। असल जड़ तो यान सोंग की जानबूझकर की गई टारगेटिंग थी। लू शेंग ने होंठ टेढ़े किए। उसे ये बात बिल्कुल नहीं जमी। साफ था कि कमांडर के पास कोई खास तरीका था जिससे ली फेई पूरी तरह शांत हो गया। गुफा के अंदर गहराई में फॉस्फोरस स्टोन हल्की सफेद रोशनी फैला रहे थे। स्टैलेक्टाइट्स की परछाइयां लंबी हो गई थीं। सैनिक 2-2, 3-3 के ग्रुप में दीवार से टिके बैठे थे। उनकी सांस इतनी धीमी थी कि जैसे पत्थर खुद सांस ले रहे हों। ब्रीथ कंसीलमेंट पिल ने सिर्फ स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन नहीं दबाई थी, बल्कि शरीर की सांस तक को लगभग साइलेंट कर दिया था। टॉप टॉप। अचानक छत से पानी की बूंद गिरी। नीचे बने छोटे गड्ढे में गिरकर साफ आवाज हुई। इस गहरी खामोशी में वो आवाज हथौड़े की तरह सबके दिल पर लगी। कई लोग तुरंत आंख खोलकर कमर पर हाथ ले गए। आसपास सब शांत देखकर उन्होंने धीरे से सांस छोड़ी। डेमनटाइड आने से पहले ये गुफा पूरी सेफ नहीं थी। हर किसी को हाई अलर्ट पे रहना था। गुफा के बाहर फिलहाल हवा शांत थी। कोई डेमन पास से नहीं गुजरा, लेकिन डेमोनिक ची की डेंसिटी साफ बढ़ रही थी। डार्क पर्पल आसमान और भी भारी हो गया, जैसे ऊपर से कोई विशाल ऑब्सिडियन चट्टान दबा रही हो। हवा भी भारी लगने लगी। अचानक चिंतियान की भौं हल्की सिकुड़ी। उसकी स्पिरिचुअल पावर ने दूर क्षितिज से एक अजीब गूंज महसूस की। ये किसी जीव की आवाज नहीं थी, जैसे खुद हेवन एंड अर्थ के नियम कांप रहे हों। आ गया, उसने धीमे से कहा। उसकी आवाज भले हल्की थी, लेकिन गुफा में मौजूद हर सैनिक का दिल कस गया। अगले ही पल बाहर जोरदार धमाका गूंजा। ये गरज नहीं थी, ये उस वक्त का विस्फोट था जब डेमोनिक ची की डेंसिटी क्रिटिकल लेवल पार कर गई। चिंतियान ने अपनी स्पिरिचुअल सेंस से देखा, डार्क पर्पल आसमान जैसे फट गया हो। काली स्याही जैसी डेमोनिक चीज सुनामी की तरह नीचे गिर रही थी। रोशनी को निगलती हुई जमीन जोर से कांपने लगी। मिट्टी की दीवारों के बाहर पत्थरों के टूटने की आवाजें आईं और दूर से डेमन की उन्मादी हुआ। ये सामान्य शिकार की दहाड़ नहीं थी, ये पागल जश्न जैसा था। जो डेमन पहले इधर उधर बिखरे थे, अब जैसे किसी अदृश्य बुलावे पर एक जगह जुटने लगे। डेमोनिक चीज से उनका शरीर और बड़ा दिखने लगा। चेहरे पर भूतिया चमक थी, पंजे और दांत और तेज। कुछ लो लेवल डेमन की आंखें खून जैसी लाल हो गईं। साफ था वे बर्सर्क मोड में जा चुके थे। उनकी कॉम्बैट पावर कम से कम 30% बढ़ गई थी। रार। डेमन केव की दिशा से एक भारी दहाड़ गूंजी। ये हाई टियर डेमन की आवाज थी, अहंकार और हुकूमत से भरी। उसके बाद हजारों डेमन की चीखें एक साथ उठी। पूरी डेमन सप्रेशन एबिस कौम गई। वे आपस में भी टकरा रहे थे, घनी डेमोनिक ची वाली जगह के लिए लड़ाई कर रहे थे। पूरी एबिस एक विशाल कत्लखाना बन गई। गुफा के अंदर सैनिक सांस रोके बैठे थे। बाहर की हर आवाज उनके चेहरे पर तनाव खींच रही थी। वे जानते थे ये तो बस शुरुआत है। सब शांत रहो, कोई आवाज नहीं। चिंतियान की आवाज सीधे उनके दिमाग में गूंजी। डेमनटाइड डरावनी है, लेकिन जब तक हम छिपे हैं हम इसे झेल लेंगे। सैनिकों ने धीरे से सिर हिलाया। आंखों में दृढ़ता थी। समय बूंद बूंद बीतता गया। बाहर का उन्माद और तेज होता गया। कई डेमन गुफा के पास से गुजरे, लेकिन मिट्टी की दीवार के पीछे छिपी जिंदगी को सेंस नहीं कर पाए। चिंतियान मन ही मन हैरान था। ये ब्रीथ कंसीलमेंट पिल वाकई कमाल की थी। सालों की रिसर्च के बाद
ये पिल ज्यादातर डेमन की परसेप्शन से बचा सकती थी। डेमन टाइड अपने पीक पर पहुंच चुकी थी, अभी कुछ घंटे और चलेगी। चिंतियान अपनी स्पिरिचुअल पावर बाहर फैलाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, कहीं किसी डेमन को फील न हो जाए। अच्छी बात ये थी कि उसकी हीट डिटेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड सेंसिंग उसे आसपास की मूवमेंट ट्रैक करने में मदद दे रही थी। गुफा फिर शांत हो गई, सिर्फ कभी कभी पानी की बूंद गिरती। अचानक चिंतियान की आंखें सिकुड़ गईं। उसके दिमाग में एक मैसेज आया। ली छी, जो डेमन केव के बाहर मॉनिटर कर रहा था, खतरे में था। डेमन टाइड से पहले उसने ली छी को भी गुफा में छिपने को कहा था, लेकिन ली छी को अपनी छिपने की एबिलिटी पर पूरा भरोसा था। सिल्वर लेवल नाइट डेमन ब्लड लाइन के साथ उसकी ऑरा छिपाने की ताकत ब्रीथ कंसीलमेंट पिल से भी बेहतर थी। सोच विचार के बाद चिंतियान ने उसे बाहर रहने की इजाजत दी थी, लेकिन अब लग रहा था उसने डेमन टाइड के दौरान डेमन की ताकत को कम आंका। ली छी मुसीबत में है, मैं जा रहा हूं, तुम लोग ध्यान रखना। उसकी आवाज कुछ अफसरों के दिमाग में गूंजी। अगले ही पल हल्की सिल्वर रोशनी चमकी। चिंतियान अपनी जगह से गायब हो चुका था। एपिसोड 349, चैप्टर 313 बलि के रूप में दानव। गहरे बैंगनी आसमान के नीचे एक काली परछाई धनुष से छूटे तीर की तरह नीची हवा को चीरती हुई निकल रही थी। नाइट डेमन विंग्स हवा की धाराएं बनाते हुए दानवी क्यूई के बीच सफेद लकीरों को काट रहे थे। लीची ने दांत भींच लिए, जीभ पर हल्का खून का स्वाद घुल गया। पीठ पर लगी सिल्वर विंग्ड डेमन के नुकीले पंजे की चोट अब भी रिस रही थी। धत! वो गर्जा और उसके पंख अचानक स्पीड पकड़ गए, हवा में आफ्टरमेथ छोड़ते हुए। लेकिन पीछे की वो दर्जन भर सिल्वर रोशनी उससे चिपकी हुई थी। सिल्वर विंग्ड डेमन्स के पंखों की फड़फड़ाहट की फ्रीक्वेंसी हैरान कर देने वाली थी। उनके पंखों के सिरे हवा को ऐसे चीर रहे थे जैसे अनगिनत छोटे चाकू उसके कानों के पास से गुजर रहे हों। जब डेमन टाइड फूटा था, वो डेमन केव के बाहर चट्टानों की दरार में छिपा हुआ था। उबलती दानवी क्यूई की आड़ में हाई टियर डेमन्स भी उसकी मौजूदगी पकड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन उन दानवों के बीच अचानक हुए अंदरूनी झगड़े में एक विनाशकारी दानवी रोशनी दरार के बाहर फटी। झटका इतना जबरदस्त था कि उसका क्यूई और खून उफान मार गया। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी एक पल के लिए डगमगा गई। वो एक पल रात में जली मशाल जैसा था। आसपास के सारे दानवों की खून की प्यास तुरंत भड़क उठी। जो दानव अभी तक एक दूसरे को फाड़ रहे थे, वे अचानक रुक गए। सबने एक साथ दरार की तरफ देखा। अगले ही सेकंड पूरा झुंड उसकी छिपी जगह पर टूट पड़ा। लीची झटके से बाहर निकला और तुरंत नाइट डेमन विंग समेटकर आसमान की ओर चढ़ गया। उसे एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं थी। पीछे देखने की तो सोच भी नहीं सकता था। डेमन टाइड के बूस्ट में उन दानवों की आभा सामान्य से कई गुना ज्यादा हिंसक थी। उसकी सेंसिंग रेंज में घने लाल हीट सोर्स डॉट्स उसकी खोपड़ी सुन करने के लिए काफी थे। लेकिन उसने सिल्वर विंग डेमन्स को गलत आंका था। उनके चेहरे स्याही जैसे काले थे, आंखें जहरीली हरी, पीछे चांदी जैसे पंख, झींगुर के पंखों जितने पतले, लेकिन किनारे इतने तेज कि पत्थर चीर दें। उनकी स्पीड लॉजिक से परे थी। लीची ने नाइट डेमन विंग्स को लिमिट तक धकेल दिया, फिर भी उनसे पीछा नहीं छुड़ा पाया। फुफुफू! पीछे से अजीब सी हंसी गूंजी, जैसे जंग लगे लोहे की चादरें आपस में रगड़ रही हों। लीची अचानक साइड में मुड़ा। दानवी क्यूई का एक पंजा उसके सीने के सामने से बस इंचों की दूरी पर निकल गया। हवा में 3 जली हुई लकीरें रह गईं। कपड़ों के पार भी जलन साफ महसूस हो रही थी। वो पलटकर काउंटर करने ही वाला था कि बाईं तरफ नीचे एक साया चमका। 3 बिना पंखों वाले मैग्मा डेमन्स चट्टान पर झुके हुए थे। उनके मुंह से 3 लावा स्तंभ निकले। गंधक की महक वाली आग ने दानवी क्यूई को काटते हुए उसके भागने का रास्ता सील कर दिया। धत! लीची का दिल डूब गया। उसे मजबूरन ऊपर की तरफ झटका मारना पड़ा, लेकिन वही आधा सेकंड की देरी सिल्वर विंग डेमन्स के लिए काफी थी। स्वीश! एक सिल्वर पंख तलवार की तरह उसकी पीठ पर चला गया। नाइट प्रॉलर कपड़े हड्डी तक 3 गहरे चीरे में फट गए। ताजा खून रात के आसमान में लाल ट्रेल बनाता हुआ बिखर गया। दर्द से उसके पंख कांप गए। फ्लाइट पाथ एक पल के लिए बिगड़ गया और वही उसकी घातक गलती बन गया। दाईं तरफ से पंखों की तेज गूंज आई और 7 सिल्वर विंग्ड डेमन साइड से घुस आए। उन्होंने फैन शेप में उसे घेर लिया। उनके पंख आपस में जुड़कर चांदी का जाल बन गए। उनके पंजों पर भूतिया नीली दानवी रोशनी चमक रही थी। साफ था, जहर लगा हुआ था। नीचे जमीन पर हालात और डरावने थे। अनगिनत डेमोनाइज्ड वर्म्स मिट्टी चीरकर ऊपर आ रहे थे। उनके मुंह से निकला चिपचिपा तरल हवा में जहरीले जाल में बदल रहा था। दर्जनों सींग वाले दानव जलती विशाल कुल्हाड़ियां उठाए आसमान की तरफ दहाड़ रहे थे। उनके सिरों के ऊपर दानवी क्यूई गोलों में सिमट रही थी। रेंज अटैक की तैयारी साफ दिख रही थी। लीची की सेंसिंग में लाल डॉट्स अब एक ठोस दीवार बन चुके थे। मौत का जाल बंद होने ही वाला था। बॉस, मैं ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगा, उसने घबराकर चिल्लाया। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। पीछे सिल्वर विंग्ड डेमन्स का लीडर तीखी चीख मारता है।
सभी एक साथ स्पीड बढ़ाते हैं। पंजों से हवा चीरने की आवाजें मिलकर मौत का ओवरचर बना देती हैं। लीची अचानक घूमता है, नाइट डेमन विंग्स को सामने क्रॉस करके ढाल बना लेता है। बची हुई सारी स्पिरिचुअल एनर्जी पंखों में उंडेल देता है। उसे पता था भागना अब नामुमकिन है। बस 1 सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड खरीदना है ताकि छिन-तियान पहुंच सके। जैसे ही सिल्वर पंख उस तक पहुंचने वाले थे, साइड से एक चांदी सी रोशनी चमकी। पुफ! उम्मीद किया गया दर्द नहीं आया, उल्टा एक नरम ऊर्जा उसकी नसों में बहने लगी। पीठ के घाव आंखों के सामने भरने लगे। लीची ने खाली निगाहों से अपनी हथेली देखी। उंगलियों पर हल्की हरी चमक बाकी थी। वो समझ गया ये किसकी ताकत है। उसने सिर घुमाया। छिन-तियान पास में हवा में तैर रहा था। गहरे हरे बेलें आपस में बुनकर एक आधा पारदर्शी शील्ड बना चुकी थी। सिल्वर विंग्ड डेमन्स के पंजे और मैग्मा डेमन्स के लावा स्तंभ उस पर टकराकर रुक गए। बॉस! लीची ने शर्म से सिर झुका लिया। कानों के सिरे तक गर्म हो गए थे। अगर छिन-तियान वक्त पर नहीं आता तो वो अब तक शिकार बन चुका होता। जो मिशन कोवर्ट रिकॉन होना था वो मजाक बन गया था। तुम पहले जाओ। छिन-तियान की आवाज शांत थी, लेकिन उसके हाथ की पकड़ मजबूत। बाकी मैं संभाल लूंगा। जैसे ही उसने कहा, लीची की आंखों के सामने चांदी की चमक लहराई। अगले ही पल वो घूमते हुए वॉइड गेट में फेंक दिया गया। वॉइड गेट पलक झपकते बंद हो गया। हरी बेलों की शील्ड टूटकर रोशनी के कणों में बिखर गई। छिन-तियान धीरे से मुड़ा। काली स्नाइपर राइफल शैडो स्ट्राइक उसके सीने के पार टिकी थी। उसकी बैरल से हल्की उत्तेजना सी झलक रही थी। सतह पर गहरे सुनहरे पैटर्न बह रहे थे। ऊपर आसमान में दर्जन भर सिल्वर विंग डेमन्स मंडरा रहे थे। उनके पंजों से टपकता जहर हवा में सिसक रहा था। नीचे काली धरती पर डेमोनाइज्ड वर्म्स के जाल गुंबद बना चुके थे। सींग वाले दानव जलती कुल्हाड़ियां उठाए गरज रहे थे। उसकी हीट सेंस में लाल डॉट्स अब दहकते जाल की तरह उछल रहे थे। आसमान पूरी तरह सील हो चुका था। ये देखकर छिन-तियान के होठों पर धीरे धीरे मुस्कान उभरी। दानवी क्यूई के बीच उसकी गहरी बैंगनी आंखें चमक उठीं। आखिरकार मेरे लिए परफेक्ट बैटलफील्ड मिल ही गया। बूम! जैसे ही शब्द गिरे, आसपास की दानवी क्यूई किसी अदृश्य भंवर की तरह उसकी ओर खिंचने लगी। काली हवा उसके चारों ओर साइक्लोन बनाकर उसके शरीर में समाने लगी। ये ब्लू टैलेंट डेमन फिजिक हार्डनिंग एक्टिव था। ये टैलेंट उसकी फिजिक नहीं बढ़ाता था, लेकिन उसकी आभा को असली दानव जैसा बना देता था। नीचे के सींग वाले दानव हिचक गए। उनकी आंखों में दुश्मनी कम, अपनापन ज्यादा झलकने लगा। उसी पल उसके पीछे 2 गाढ़े काले धुएं के धमाके हुए। धुआं छटते ही विशाल डेमन किंग्स विंग्स फैल गए। 5 मीटर तक फैले लीची के नाइट डेमन विंग से 2 गुने चौड़े। पंखों की झिल्ली गहरे बैंगनी रंग की थी। उस पर बिजली जैसी सुनहरी दानवी रेखाएं धड़क रही थीं। हर सांस के साथ वे जीवित चीज की तरह चमक रही थीं। हड्डियां हाथी दांत जैसी मजबूत, सिरों पर रेजर जैसे हुक, मानो स्पेस तक चीर दें। हल्की सी फड़फड़ाहट से भारी दबाव बाहर फैला। ऊपर उड़ते सिल्वर विंग डेमन्स के पंख एक पल को लड़खड़ा गए। उनकी पन्ना जैसी आंखों में पहली बार शक उभरा। ये आभा तो उनके लीडर से भी ज्यादा खतरनाक थी। छिन-तियान की उंगलियां शैडो स्ट्राइक पर हल्के से फिसलीं। राइफल ने धीमी गूंज निकाली, जैसे लड़ाई की इच्छा का जवाब दे रही हो। आज तुम्हारे खून से। छिन-तियान की गहरी बैंगनी आंखों में नीचे फैले दानवों का झुंड झलक रहा था। उसकी मुस्कान और ठंडी हो गई। मैं अपनी शैडो स्ट्राइक के भीतर छिपी गन स्पिरिट को जगाऊंगा। 2 पर्पल टैलेंट सोल ऑफ द गन बॉडी और मास्टर ऑफ आर्म्स की परवरिश में शैडो स्ट्राइक की परफॉर्मेंस आसमान छू रही थी। उसके अंदर हल्की स्पिरिचुअलिटी जन्म ले चुकी थी। वही गन स्पिरिट का एम्ब्रियो था, लेकिन उसे असली गन स्पिरिट में बदलने के लिए चाहिए था खून की बलि। और डेमन सप्रेशन एबिस के ये दानव सबसे बेहतरीन चढ़ावा थे। एपिसोड 350, चैप्टर 314, गन सोल अवेकनिंग। हु आसमान में मंडराता सिल्वर विंग्ड डेमन गुस्से से चीखा। उसके चांदी जैसे पंख झटके से फड़फड़ाए और वो सबसे पहले छिन-तियान पर झपटा। उसके नुकीले पंजे हवा को चीरते हुए सीधा उसके गले की तरफ बढ़े। छिन-तियान ने हल्के से नजर उठाई। डेमन किंग्स विंग्स कंपन करने लगे। जहां वो खड़ा था वहां बस एक फैंटम रह गया। अगले ही पल वो सिल्वर विंग्ड डेमन के साइड और पीछे प्रकट हो चुका था। वॉइड शटलिंग का सहारा लिए बिना, सिर्फ अपनी एजिलिटी और डेमन किंग्स विंग्स के 500% स्पीड बूस्ट के दम पर आम टियर 5 प्राणी उसकी परछाई तक नहीं छू सकते थे। यहाँ तक कि स्पीड में माहिर सिल्वर विंग डेमन भी उसका सिलहूट पकड़ने में जूझ रहा था। शैडो स्ट्राइक की बैरल उस काले सिर पर टिक गई। जैसे ही ट्रिगर दबा, गन बॉडी पर बने सुनहरे पैटर्न अचानक जगमगा उठे, मानो बैरल के भीतर कोई अदृश्य आत्मा अपनी आंखें खोल रही हो। बैंग! सिर धमाके के साथ फट गया। खून आसमान में छिटक गया। गन गॉड की आत्मा और मास्टर ऑफ आर्म्स टैलेंट की परवरिश के बाद शैडो स्ट्राइक की बेस परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ चुकी थी। इतना ही नहीं,
मास्टर ऑफ आर्म्स ने उस पर 4 बड़े रून परमानेंट एंचेंट कर दिए थे: शार्पनेस, ब्लड सकिंग, ब्रेकिंग द बाउंड्री और ओवरलोड। शार्पनेस नजदीकी हथियारों के लिए ज्यादा सुटेबल था, लेकिन बाकी 3 पावर शैडो स्ट्राइक के साथ परफेक्ट मैच थे। ब्लड सकिंग दुश्मन का खून सोखकर हथियार को पोषण देता और साथ ही यूजर की चोटें रिकवर करने में मदद करता। ब्रेकिंग द बाउंड्री स्पिरिचुअल एनर्जी पर एक्स्ट्रा पेनिट्रेशन इफेक्ट देता। ओवरलोड स्पिरिचुअल एनर्जी के असर को जबरदस्त तरीके से बढ़ाता, और गन गॉड की आत्मा हर बुलेट को ब्रेकिंग द बाउंड्री एट्रीब्यूट देती थी, जिससे 30% डिफेंस रूल्स इग्नोर होकर मास या मैकेनिकल टारगेट पर 200% एक्स्ट्रा पियर्सिंग डैमेज होता। इतनी सारी एबिलिटीज के साथ अब शैडो स्ट्राइक बिना सेलेस्टियल डेस्टिनी क्रिटिकल स्ट्राइक पर निर्भर हुए भी टियर 5 को आसानी से मार सकती थी। छिंतियान ने पैर की उंगली से हवा को हल्का सा टैप किया। डेमन किंग्स विंग्स ने आसपास की दानवी क्यूई को भंवर में बदल दिया। उसकी फिगर सिल्वर विंग्ड डेमन के पंजों के गैप में ऐसे घूम रही थी जैसे चाकू की नोक पर नाचती छाया। हर टर्न घातक हमलों से बाल बाल बचता, और शैडो स्ट्राइक की बैरल हमेशा अगले टारगेट पर लॉक रहती। बैंग! बुलेट ने दानवी क्यूई को चीरते हुए एक सिल्वर विंग डेमन की आंख में घुसकर उसका सॉकेट उड़ा दिया। पन्ना जैसी आंख चकनाचूर हो गई। गाढ़ा हरा द्रव और हड्डियों के टुकड़े उड़ गए। छिंतियान उसी मोमेंटम से साइड में खिसका। पीछे से आई सिल्वर विंग ब्लेड खाली गई, लेकिन उसका कांटेदार सिरा दूसरे डेमन की गर्दन चीर गया। काले खून की बूंदें हवा में बिखर गईं। शैडो स्ट्राइक की बैरल अब गर्म होने लगी थी। गहरे सुनहरे पैटर्न जिंदा सांप की तरह लहरा रहे थे। बैरल के भीतर की इंटेंशन और ज्यादा खुश और ज्यादा भूखी होती जा रही थी, जैसे लालची बच्चा दानवी खून की आभा को पागलों की तरह सोख रहा हो। छिंतियान साफ महसूस कर सकता था, वो हल्की स्पिरिचुअलिटी फूल रही थी, जैसे खोल तोड़ने को तैयार हो। एक सिल्वर विंग्ड डेमन गुस्से से चीखा। उसके पंख झटके से खुले और दर्जनों सिल्वर विंड ब्लेड तूफान की तरह छिंतियान पर टूट पड़े। छिंतियान अचानक नीचे गिरा, सारे ब्लेड मिस हो गए। उसी वक्त बैरल ऊपर उठी और पीछे आते डेमन की ठुड्डी पर ट्रिगर दबा। बैंग! बुलेट ठुड्डी में घुसी और खोपड़ी के पीछे से निकल गई। पूरा क्रेनियम उछल गया। रिकॉइल के सहारे छिंतियान हवा में घूम गया। डेमन किंग्स विंग्स फैलते ही नीचे से आए सींग वाले दानव के डेमन एनर्जी बॉम्ब को ब्लॉक कर लिया। शॉकवेव से उसका शरीर हल्का डगमगाया, लेकिन शूटिंग रिद्म पर जरा भी असर नहीं पड़ा। 2 और सिल्वर विंग डेमन गिर पड़े। नीचे डेमोनाइज्ड वर्म्स ने आखिरकार जहरीला जाल पूरा बुन लिया। चारों तरफ से उसे घेर लिया गया। उसकी आंखें तेज हो गईं। पंख अचानक स्पीड पकड़ते हैं। जाल बंद होने से ठीक पहले वो गैप से निकल जाता है। उसी समय शैडो स्ट्राइक 3 बार फायर करती है। 3 बुलेट त्रिकोण फॉर्मेशन में उड़ती हैं और जाल कंट्रोल कर रहे 3 वर्म्स के सिर उड़ा देती हैं। जाल तुरंत चिपचिपाहट खोकर कीचड़ बन गिर जाता है। शैडो स्ट्राइक की गूंज और तेज हो गई। गन बॉडी गर्म। बैरल के भीतर की चेतना अब खुलकर लाल सा जता रही थी। और ज्यादा शिकार और ज्यादा खून। आसमान में बचे कुछ सिल्वर विंग डेमन देखकर छिंतियान की मुस्कान और ठंडी हो गई। डेमन किंग्स विंग्स फिर फड़फड़ाए। इस बार वो बचा नहीं, सीधे सबसे ताकतवर सिल्वर विंग डेमन की ओर चार्ज किया। उस डेमन की आंखों में क्रूर चमक आई। उसने पंख क्रॉस करके शील्ड बनाई और मुंह खोलकर गहरा हरा संक्षारक तरल उगला। छिंतियान ने न बचा न हटे। तरल उसके शरीर पर गिरा। उसकी मौजूदा फिजिक के सामने ये जहर उसकी त्वचा तक नहीं तोड़ सका। दूरी 10 मीटर से कम होते ही छिंतियान भूत की तरह घूमकर उसके पीछे पहुंच गया। शैडो स्ट्राइक की बैरल उसके सिर के पीछे चिकल गई। गहरे सुनहरे पैटर्न अचानक भड़क उठे, जैसे सुनहरी धारा बैरल से होते हुए डेमन के शरीर में दौड़ गई हो। बूम! सुनहरी रोशनी में लिपटी बुलेट ने सिर भेद दिया। बिना सिर का शरीर तेजी से जमीन की ओर गिरा। बाकी बचे सिल्वर विंग्ड डेमन सहम गए। उनके चेहरों पर डर साफ था। छिंतियान ऐसा मौका कैसे छोड़ता। डेमन किंग्स विंग्स पूरी तरह फैल गए। वो काली रोशनी की लकीर बन गया। हाथ में शैडो स्ट्राइक जैसे जिंदा हो चुकी थी, खुद टारगेट लॉक कर रही थी। बैंग! 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 4 गोलियां लगभग एक लाइन में गूंजी। चारों डेमन के सिर एक साथ उड़े। छिंतियान हवा में रुका रहा। हाथ में शैडो स्ट्राइक हल्की आभा छोड़ रही थी। बैरल के भीतर की चेतना दीवारों से टकरा रही थी, खून की प्यास और पागल खुशी से भरी। उसने नीचे घबराए सींग वाले दानवों को देखा। होठों पर क्रूर मुस्कान तैर गई। अब तुम्हारी बारी। डेमन किंग्स विंग्स फिर फड़फड़ाए। वो उल्का की तरह जमीन की ओर गिरा। शैडो स्ट्राइक की बैरल घातक ठंडी चमक से दमक रही थी। गनसोल की दहाड़ और दानवों की चीखें गहरे बैंगनी आसमान के नीचे खून भरी सिम्फनी में बदल गईं। बैंग! 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 सिर फटने की आवाज लगातार गूंजती रही। सामने का दानव झुंड उसकी भूख के लिए काफी नहीं था। सामने वालों को खत्म कर वो गहरी सांस लेता है। स्पिरिचुअल सेंस लहर की तरह फैलता है। दर्जनों किलोमीटर के भीतर हर दानवी आभा
उसके दिमाग में साफ हो जाती है। घने लाल डॉट्स रात के तारों की तरह चमक रहे थे। स्वूश, डेमन किंग्स विंग्स तेज झटके से हिले। उठी हवा ने जमीन की धूल कई मीटर ऊपर उड़ा दी। छिनतियान काली लकीर बनकर सबसे नजदीकी डेमन ग्रुप पर टूट पड़ा। हड्डी के कांटों वाले रेंगते दानव, दलदली दानव जो एसिडिक तरल उगलते थे, और छोटे पहाड़ जितने विशाल रॉक डेमन। छिनतियान जोश में था। कितने दानव उसकी बैरल के नीचे मरे, उसे गिनती नहीं रही। बस इतना महसूस हो रहा था, हाथ में पकड़ी बैरल और गर्म हो रही है, भीतर की चेतना और एक्टिव। कुछ होने वाला है। उसकी आंखें उम्मीद से चमक रही थीं। बैंग! एक बुलेट ने सटीक निशाने से टियर 5 डेमन की खोपड़ी भेद दी। खून शैडो स्ट्राइक की बॉडी पर छिटक गया और उसी पल